मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 5 मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर आपने पढ़ना है थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि भाई ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। देखो भाई आमतौर पे किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम 2 बातों पे आधारित होता है मेनली। एक तो क्या भाई कि उसमें मैटर की किस तरह की स्टेट्स इन्वॉल्व है। अगर मान लिया भाई रोटेशनल स्टेट्स इन्वॉल्व है तो हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इजंट इट। या फिर दूसरा, उस चेंजमेंट को, मैटर की स्टेट में चेंजमेंट को करवाने के लिए जो एनर्जी है वो किस रीजन से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है आईआर के चेंजेस करवाने के लिए, सॉरी वाइब्रेशनल चेंजेस करवाने के लिए एनर्जी कहां से आती है, आईआर रीजन से। तो आमतौर पे क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल चेंजेस कैरी आउट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, माइक्रोवेव रीजन से, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली भाई इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस कैरी आउट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, यूवी विजिबल से, तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिमिलरली मैं आपको बताऊं भाई, लेकिन एक बेसिस और भी होता है, और वो होता है कि उसका इन्वेंटर कौन है। क्या भाई, आपने ऐसे कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी अभी तक जिसमें इन्वेंटर के नाम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो। वेरी गुड भाई, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इजंट इट, जो भाई सीवी रमन ने डिस्कवर की थी। तो मैं आपको बताऊं यहां पर जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका नाम पड़ा है भाई हेनरी मोसबार के नाम पे। क्या, और उनको भाई मैं आपको बताऊं इसके लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। तो आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की उसको आप आसानी से समझ सकते हो, इजंट इट। दूसरा भाई, इसमें किस तरह की रेडिएशन इस्तेमाल होती है, इसमें इस्तेमाल होती है गामा रेडिएशन। कौन सी, गामा फोटोन भाई, ठीक है। तो 3 बेसिस हो गए ना, एक तो इन्वेंटर, दूसरा क्या हो गया, मैटर की स्टेट्स कौन सी इन्वॉल्व है, तीसरा क्या हो गया, बोलो भाई किस तरह की रेडिएशन इन्वॉल्व है। तो यहां पर 2 बेसिस इस्तेमाल होते हैं, एक तो भाई इन्वेंटर के नाम पे कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा क्या होता है कि इसमें किस तरह की रेडिएशन आप इस्तेमाल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं। और यहां पर क्योंकि यहां पर गामा रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं, तो इसी का नाम क्या है, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सारे गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, भाई बात आपको पहले पड़ गई, कोई ध्यान रखियो। कोई कह दे भाई ओहो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ ली, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी, अरे भाई वो एक ही चीज है, आगे आपको ये ठीक है। तो अब थोड़ा इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी या गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक भैया, या फिर आप ये बोलो भाई इट इज नथिंग बट एमिशन एंड सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन, इट इज एमिशन एंड सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ गामा photons, it is the emission and subsequent reabsorption of gamma photons when there is a relative movement between source and, बोलो भाई, सैंपल। एक तो होता है यहां पर गामा रेडिएशन का सोर्स, एक यहां पर क्या होता है गामा रेडिएशन का सैंपल। तो भाई गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बोलेंगे, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड अपॉन मोसबार इफेक्ट। गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल, बोलो भाई, टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच इज बेस्ड अपॉन मोसबार इफेक्ट विच स्टेट्स दैट एमिशन एंड सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ गामा फोटॉन्स, बोलो भाई,
टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड सैंपल। तो भाई गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी या मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी मोसबार इफेक्ट के ऊपर आधारित एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसके अंदर गामा फोटॉन्स को पहले एमिट करवाते हैं और बाद में उनको सब्सिक्वेंटली रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब जो एमिटर है और जो कौन है एब्जॉर्बर, उनके बीच में एक रिलेटिव मूवमेंट हो। अगर उनमें रिलेटिव मूवमेंट ना हो, मान लीजिए क्या गामा रेडिएशन का एमिटर, ये क्या गामा रेडिएशन का एब्जॉर्बर, अगर इनमें एक रिलेटिव मूवमेंट ना हो तो यहां पर क्या नहीं हो पाता? बोलो भाई, सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। समझ की बात भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बात? नहीं आएगा आपको वही? ओके, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको पल्ले पड़ गई भाई कि नहीं? यही है। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखो स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए भाई, जो एक्सरेज है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेडिएशन से कम एनर्जी की जस्ट कौन सी पड़ती हैं? एक्सरेज। पता होगा ना आपको? और एक्सरेज बताओ भाई, हमको पता है जो हमारे पास क्या होते हैं भाई? डिफरेंट एटम्स। अरे भाई डिफरेंट एलिमेंट्स क्या एमिट करते हैं? एक्सरेज। लेकिन एक्सरेज कैसे एमिट होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में चेंजमेंट से। पता होगा ना आपको भाई? इलेक्ट्रॉनिक जो क्या होता है क्लाउड, उसमें डिस्टर्बेंस से क्या एमिट होती है? ध्यान रखियो, एक्सरेज हो चाहे क्या हमारे पास यूवी विजिबल। यूवी विजिबल तो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस से एमिट होती हैं, लेकिन ध्यान रखियो भाई एक्सरेज भी कैसे एमिट होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस से ही। समझे बात? तो क्योंकि एक्सरेज का एमिशन एब्जॉर्प्शन पॉसिबल था, तो साइंटिफिक कम्युनिटी सोच रही थी कि भाई फिर तो गामा रेडिएशन का क्या होना चाहिए? एमिशन और रीएब्जॉर्प्शन पक्का होना चाहिए। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई किए, ठीक है, लेकिन भाई गामा रेडिएशन जब एमिट होती थी तो उनका सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता था। समझे बात भाई? अगर एक्स रेज का क्या हो सकता है? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या मान रही थी कि गामा रेडिएशन को भी एमिट करवा के सबसीक्वेंटली रीएब्जॉर्ब करवाया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए, समझे बात, गैसेस फेज में, तो ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। तो इसकी वजह बताओ भाई क्या होती है? क्योंकि आपको पता होने को होता मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? H/mv होता होगा। H/mv, mv क्या होता है? P। तो लैम्डा क्या होता है? H/p है। तो मोमेंटम क्या होता है? H/लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ बहुत कम हो तो मोमेंटम क्या होता है? बहुत ज्यादा। और भाई एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या कहता है कि m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2। यानी अगर हम एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट का जो मोमेंटम होएगा, बोलो भाई मास इनटू वेलोसिटी, वही मोमेंटम किसका होगा? गन का। पता होगा ना आपको इस चीज का भाई? ठीक है, तो क्या बोले? क्योंकि गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, क्योंकि गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो उनका मोमेंटम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। समझे बात? तो गामा फोटोन जब एमिट होता है ना, तो उसको एमिट करने वाला सोर्स क्या हो जाता है? रिकॉइल। क्या हो जाएगा? बताओ ना आपको भाई? अरे कोई आप गन फायर करते हो तो भाई गन कहां पर आती है? पीछे आती है ना। अरे भाई कोई बुलेट फायर करते हो तो गन पीछे आई, क्यों? ताकि मोमेंटम क्या रहे भाई? बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। गन का मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम, लेकिन थोड़ी बहुत वेलोसिटी से वो कहां पर आएगी? पीछे की तरफ। पता होगा ना आपको इस चीज का? तो जब ये गन मोशन में आती है तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी क्या? तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी कॉस्ट पे आएगी? जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी, इजंट इट? तो सिमिलरली बताओ क्या होता है? क्योंकि भाई गामा फोटोन्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है और इनका मोमेंटम क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो जब हाई मोमेंटम वाले पार्टिकल एमिट होंगे, यानी फोटोन्स एमिट होंगे हाई मोमेंटम वाले गामा फोटोन, तो उसको एमिट करने वाला न्यूक्लियस क्या होता है? रिकॉइल होता है। और जब वो रिकॉइल होता है तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी थोड़ी सी, बोलो भाई, कम हो जाती है। पता हो ना आपको ऐसा क्यों? अरे क्योंकि जो एनर्जी एमिट हुई है वो किसकी कॉस्ट पे आई है? रिकॉइल्ड न्यूक्लियस के पास एनर्जी आई कहां से है? जो उसने फोटोन एमिट किया है उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस क्या होगा? रिकॉइल, उतनी एनर्जी एमिटेड फोटोन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझे बात? और अगर उतनी एनर्जी
एमिटेड फोटोन कम होगी तो कोई एब्जॉर्ब करने वाला न्यूक्लियस है तो उसकी एनर्जी मैच। भाई अगर आयरन ने एमिट किया है और आयरन क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब, तो आयरन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जिस आयरन न्यूक्लियस ने फोटोन के एमिट किया है वो रिकॉइल हो गया ना, रिकॉइल होगा तो एमिटेड फोटोन एनर्जी कम होगी भाई। अब वो जो सामने जो न्यूक्लियस बैठा है एब्जॉर्ब करने के लिए उसके एनर्जी गैप से मैच नहीं कर पा रही भाई, इसीलिए सब सीक्वेंटरी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन भाई जब मोसबार ने क्या देखा भाई, अगर मैं इनको बहुत क्या बोलते हैं सॉलिड फेज में अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता हूँ, अगर मैं गैसियस फेज में ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट ना करके इसको हम कैसे कैरी आउट करें भाई, सॉलिड फेज में और काफ़ी कम टेम्परेचर पर, तो उन्होंने पाया कि भाई जैसे एक्स रेज का एमिशन और रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल है वैसे ही गामा रेडिएशंस का भी एमिशन और रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाता है भाई। लेकिन जब सॉलिड फेज हो और टेम्परेचर क्या हो काफ़ी कम हो गई, बात आपको पहले पड़ी, तो उन्होंने इसको ये अरे भाई तो इसको इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मोसबार इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको। और इसका भाई इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी इस डिस्कवरी के लिए हेनरी मोसबार को भाई नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। समझ गया बात कि नहीं आया, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोसबार। तो भाई आपने डेफिनेशन पढ़ ली, आपने इसका प्रिंसिपल सॉरी आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई ये तो आपको पता है भाई कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके ऊपर बेस्ड है, मोसबार इफेक्ट के ऊपर। तो हमने थोड़ा सा डिटेल में क्या पढ़ना पड़ेगा, मोसबार इफेक्ट, ठीक है बात, ओके। देखो भाई अब मैं इसकी जो डेफिनेशन उसको भाई एक तरह से उसको एलेबोरेट करूंगा। हम क्या बोलते हैं कि एमिशन एंड सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन करवाना आपने गामा फोटोन्स का एमिशन एंड देयर सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, इजंट इट। तो आप गामा फोटोन्स एमिट कैसे करवाओगे बताओ भाई। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है ये कि आप कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कंसिडर करो जो न्यूक्लियर डीके के दौरान क्या एमिट कर सकता हो। मैं हमको पता है जब हमने क्या पढ़ी थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमको अच्छे से मालूम है कि गामा फोटोन्स का एमिशन पॉसिबल होता है, लेकिन कब, गामा फोटोन्स का एमिशन पॉसिबल होता है लेकिन कब भाई बताओ, न्यूक्लियर डीके या रेडियो एक्टिव डीके के दौरान कई न्यूक्लियर क्या एमिट करते हैं, गामा रेडिएशन, गामा फोटोन्स, इजंट इट। तो भाई आपको पहले तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर गामा फोटोन्स का सोर्स चाहिए होगा, तो सोर्स होता है यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर वो सोर्स हो सकता है कोबाल्ट का न्यूक्लियस, क्या कोबाल्ट का, कोबाल्ट 57 आप कंसिडर कर लो, ठीक है। कोबाल्ट 57 भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव, और इसकी स्पिन क्या होती है बोलो भाई, इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ, क्या होती है, अरे कोई भी स्पिन उसकी भाई। ये कोबाल्ट 57 बताओ क्या बनेगा, ये क्या रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 57 ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के जरिए, अब हमने आपको पढ़ा रखा इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, लेकिन आपको पता है 1s 2s 3s 4s जो s सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सकते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर भी रहते हैं और न्यूक्लियस के वो अंदर भी रहते हैं। तो होता क्या है, जो सबसे पहली शेल होती है, पहली मेन शेल कौन सी होती है, के मेन शेल, सबसे पहली मेन शेल कौन सी होती है भाई, के शेल, इसमें कौन सा होता है 1s ऑर्बिटल, समझ गए बात। तो होता क्या है, तो के कैप्चर क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था पहले बताओ, ये जो कोबाल्ट 57 है, कोबाल्ट 57 ठीक है, बताओ ये रेडियो एक्टिव है, तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन बताओ भाई कोबाल्ट है तो 27 हो गए 27, तो प्रोटॉन यहाँ कितने हैं 27, न्यूट्रॉन यहाँ कितने हैं बोलो भाई 30, 27 प्रोटॉन 30 यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन, इजंट इट। और भाई 27 ही यहाँ पर क्या है बताओ भाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है के कैप्चर में बताओ भाई, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई 27 प्रोटॉन है और 27 ही क्या है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन 27 में से जो इसका 1s ऑर्बिटल है, कौन सा 1s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में धापा लगाने जाएगा
तो वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। भाई बताओ कैसे? इस कोबाल्ट के अंदर एक प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से बाइंड कर जाएगा। क्या बोलो भाई? एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, और क्या बना लेगा? एक न्यूट्रॉन। तो यहां से तो एक प्रोटॉन कम हो गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और क्या बन गया हमारे पास? एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? 31। प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? 26। इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? 26। समझे बात? और ये बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा आयरन 57, 26 आ गया भाई। तो इससे बताओ क्या बन गया हमारे पास? बोलो भाई, इससे बताओ मेरे पास ये बन गया ना। जैसे इसको बोलते हैं के कैप्चर, इसको क्या बोलते हैं? के कैप्चर। तो इस के कैप्चर के जरिए कोबाल्ट 57 लगातार किसमें कन्वर्ट होता रहता है? आयरन 57 के अंदर। ठीक है बात? और इसका भाई हाफ लाइफ होता है 270 दिन, 270 डेज। तो भाई और इस प्रोसेस का हाफ लाइफ कितना होता है? 270 डेज। मतलब अगर मान लिया आपके पास, बताओ भाई, 1 किलोग्राम क्या आपके पास कोबाल्ट, तो 270 दिन बाद क्या होगा? वो आधा किलो रहेगा। समझे बात? अगर गोल्ड ऐसे क्या होता? रेडियो एक्टिव। तो आपके पास अगर मान ले भाई 10 तोले सोना होता, तो वो क्या होता भाई? वो किसी और मेटल में कन्वर्ट हो जाता। इजंट इट? अरे बोलो भाई। लेकिन बताओ, तो ये कोबाल्ट 57 बताओ क्या बनेगा हमारे पास? अच्छा, लेकिन अब आप एक बात सोचो भाई, एक सिंपल बात। जब यहां से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक तो क्या हो गया भाई? तो न्यूक्लियस में क्या कम हो गया? एक प्रोटॉन। और आउटर शेल में क्या कम हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप किसी चीज को आयनाइज करते हो, समझ क्या बात है? जब आप किसी मेटल को आयनाइज करते हो, तो इलेक्ट्रॉन आप कहां से रिमूव करते हो? बताइए। आउटर मोस्ट शेल से। लेकिन के कैप्चर में अंतर क्या होता है? आयनाइजेशन में और के कैप्चर में अंतर क्या होता है? भाई पहली बात तो आयनाइजेशन में चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर +1। भाई आयनाइजेशन में और के कैप्चर में अंतर क्या होता है? ड्यूरिंग आयनाइजेशन क्या होता है? एक तो +1 चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स कम नहीं होते भाई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट शेल से। के कैप्चर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? इनर मोस्ट शेल से भाई, यानी कि 1s से। दूसरा, यहां पर चार्ज नहीं आएगा। क्यों भाई? भाई क्योंकि एक प्रोटॉन भी तो कम हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, तो जब इसका ये प्रोटॉन कम, एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कम होएगा आउटर मोस्ट शेल से, तो भाई क्या इसका क्लाउड स्टेबल होएगा? क्या एकदम से आपने ऑफ-बू प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर दिया क्या? कैसे भाई? क्योंकि होता क्या है? 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 ऐसे बढ़ते हो इलेक्ट्रॉन भाई। लेकिन अगर 1s इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन, इमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? बताओ। तो भाई अगर मान लिया कोबाल्ट में 27 प्रोटॉन, 27 इलेक्ट्रॉन, 30 न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? एक न्यूट्रॉन। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम हो गया ना। लेकिन वो कम कैसे हुआ भाई? एकदम से हमारे पास इमीडिएट जो क्या बना कॉन्फ़िगरेशन, वो एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। क्यों भाई? कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आपके पास? 1s1 हो गया भाई। ऊपर वाले सारे बड़े हैं, 1s1 2s2 3s2 3p6। वो तो पता, फिर क्या बाद में क्या होगा? क्लाउड क्या करेगा? खुद को रीअरेंज, और ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा? बोलो भाई 1s के अंदर। तो क्या हो जाएगा? 1s2। मैं समझे बात? तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि जब ये के कैप्चर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल इमीडिएटली स्टेबल वाली बनती है कि अनस्टेबल वाली बनती है? बताओ। स्टेबल वाली बनती है कि अनस्टेबल वाली? अनस्टेबल वाली। पक्की बात है? तो सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि जो न्यूक्लियर शेल होगी, भाई वहां भी तो क्या हो गया? एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, एक प्रोटॉन भाई किस में कन्वर्ट हो गया? एक न्यूट्रॉन में। तो क्या वहां भी तो फिलिंग क्या हुई है? डिस्टर्ब हुई भाई। तुम क्या बोलेंगे? यानी कि जब के कैप्चर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल भी क्या होती है? इमीडिएटली अनस्टेबल बनती है। और न्यूक्लियर शेल भी कैसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगी? अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही बनेगी। दोनों क्या बनेंगी? अनस्टेबल अनस्टेबल। अब दोनों क्या होनी चाहिए? स्टेबल। अब इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होगा? खुद को स्टेबलाइज करेगी, तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिट करेगी? यूवी विजिबल, और भाई विजिबल तो भूल जाओ, वो तो क्या है यहाँ पर?
और बोलो भाई यूवी विजिबल और एक्सरे क्या, तो भाई जब ये के कैप्चर हो जाएगा तो कोबाल्ट से क्या बन जाएगा, आयरन। तो इस आयरन का क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खुद को स्टेबल नहीं करेगा क्या, isn't it? और न्यूक्लियर शेल भी खुद को क्या करना चाहेगी, स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक शेल जब खुद को स्टेबल करेगी तो क्या यहाँ पर यूवी विजिबल या एक्सरेज एमिट नहीं हुई क्या। और भाई दूसरी तरफ जब न्यूक्लियर शेल खुद को स्टेबल करेगी तो वहां से क्या एमिट होएगा, गामा रेडिएशन। ध्यान रखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक शेल अनस्टेबल हो और क्या हो जाए, स्टेबल, तो एनर्जी बहुत थोड़ी एमिट होती है। लेकिन जब न्यूक्लियर शेल क्या हो जाए, स्टेबलाइज, जब एक एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, जब एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एनर्जी गैप किस रेंज में एमिट होता है, इन द रेंज ऑफ यूवी विजिबल। लेकिन जब एक न्यूक्लियर शेल अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एनर्जी डिफरेंस कहीं ज़्यादा होता है। बताओ किस रेंज पड़ता है, गामा रेडिएशन। क्या भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, आयरन 57, लेकिन ये बनेगा आयरन 57 स्टार मतलब भाई अनस्टेबल आयरन। क्या बनेगा हमारे पास, ये अनस्टेबल आयरन भाई, यानी बन तो गया आयरन लेकिन ये कोई स्टेबल आयरन नहीं क्या ये हमारे पास ये, क्योंकि इसका न्यूक्लियर शेल क्या है, बोलो इसका न्यूक्लियर शेल क्या है, अनस्टेबल। तो जब ये न्यूक्लियर शेल क्या होगा इसका, स्टेबलाइज। भाई जब इसका न्यूक्लियर शेल क्या होगा, स्टेबलाइज होएगा, तब बताओ क्या बने हमारे पास ये आयरन 57। अरे सिंपल वाला आयरन 57 भाई, सिंपल वाला नहीं है आपको भाई, यानी ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारे पास, ये स्टेबल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। नहीं समझे बात। अब यहां पर भाई अब आपको मैंने पढ़ा था न्यूक्लियर शेल मॉडल, तो इसके न्यूक्लियर शेल मॉडल में मैं आपको बताऊं भाई, इन 57 में से 54 तो क्या होते हैं, पैरेलल। भाई 57 में से 54 तो क्या होते हैं, पेयर्ड, सॉरी 57 में से 54 क्या होते हैं, पेयर्ड, और 3 क्या होते हैं, पैरेलल। 3 क्या होते हैं भाई, पैरेलल। तो बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड है ना, तो यहाँ पर स्पिन क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन। तो हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड आयरन 57 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, अगर इसमें 3 न्यूक्लियन क्या अनस्टेबल, सॉरी पैरेलल, मैं आपको पता है प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो दोनों की स्पिन तो क्या होती हैं, हाफ हाफ होती हैं। तो अगर इसके पास 3 न्यूक्लियन है पैरेलल तो इसकी ओवरऑल स्पिन क्या बनेगी, हाफ हाफ हाफ, यानी कि 3/2। तो हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट आयरन की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, 3/2। लेकिन जैसे ही क्या बनेगा ये, अरे बोलो भाई, अब ग्राउंड स्टेट में तो क्या हो जाएगा, अभी क्या है 57 में, सॉरी 57 में 54 क्या है, पेयर्ड, 3 क्या है पैरेलल। अब 2 जो क्या है पैरेलल वो भी बताओ क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। अब 2 यहाँ पर क्या है जो पैरेलल, वो भी बताओ क्या हो जाएंगे भाई। और भाई बहुत चांसेस हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से भाई, जो यहाँ पर अनपेयर्ड होता है ना, यहाँ पर तो क्या होता है भाई, अनपेयर्ड है नहीं है आपको। यहाँ पर 2 तो क्या है, प्रोटॉन पैरेलल, यहाँ पर 2 तो क्या है भाई, 2 तो प्रोटॉन्स क्या हैं, पैरेलल, और एक न्यूट्रॉन क्या है, पैरेलल। एक तो न्यूट्रॉन पैरेलल, 2 यहाँ पर क्या भाई, ये चेक कर लो, मतलब कोई जरूर, लेकिन मेरा आइडिया भाई यहाँ पर एक तो क्या होता है न्यूट्रॉन, एक तो यहाँ पर क्या भाई न्यूट्रॉन पैरेलल, और 2 यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल में क्या भरोगे, प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल में आप क्या भरोगे, प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल में आप क्या भरोगे, न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स भरने पर 2 प्रोटॉन क्या बचेंगे, पैरेलल, और न्यूट्रॉन भरने पर क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन क्या होगा, बोलो भाई पैरेलल। तो क्या हमारे पास ये तो 3 हो गए ना, हाफ हाफ हाफ, 3/2। लेकिन जब भी क्या होगा, लेकिन अब ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा। तो भाई इसमें बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 26, तो 26 के 26 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। समझे बात भाई। लेकिन भाई न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 57 - 26 क्या है, 31। अब आपको पता है 31 न्यूट्रॉन को कोई भी पेयर नहीं कर सकता भाई, ये किसी के बस की बात नहीं है कि आप 31 पार्टिकल्स को जिनके स्पिन क्या है, हाफ हाफ, उनको आप पूरी तरह क्या कर दोगे, पेयर्ड। तो 30 क्या हो गया मान लिया मैक्सिमम, पेयर्ड। एक क्या बचेगा यहाँ पर, एक न्यूट्रॉन क्या बचेगा, बोलो भाई,
यहाँ पर कन्फर्म देखिए 1 न्यूट्रॉन क्या बनेगा भाई, यहाँ तो मुझे श्योर नहीं है कि यहाँ पर 2, एक तो न्यूट्रॉन यहाँ पर पक्की बात क्या है, वो न्यूट्रॉन तो यहाँ पर क्या है पैरेलल है, अब ये नहीं पता 2 बाकी न्यूट्रॉन पैरेलल है कि 2 प्रोटॉन्स पैरेलल है, नहीं है आपको, लेकिन भाई यहाँ पर पक्का फिर है वो, तो फिर क्या हो जाएगा 26 के 26 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे पेयर्ड, और 31 न्यूट्रॉन में से 30 न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे पेयर्ड, और एक क्या बचेगा अनपेयर्ड। तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या आएगी 1/2। तुम क्या बोलेंगे, तो आप कह सकते हो कि 3/2 न्यूक्लियर स्पिन वाला क्या है, तो आप ये क्लेम कर सकते हो भाई कि 3/2 न्यूक्लियर स्पिन वाला बताओ क्या हमारे पास क्या है अनस्टेबल, और 1/2 न्यूक्लियर स्पिन वाला हमारे पास क्या है स्टेबल है। 3/2 न्यूक्लियर स्पिन वाला क्या है अनस्टेबल आयरन, ये क्या हमारे पास स्टेबल आयरन। तो भाई लगातार आपके पास रेडियो एक्टिव कोबाल्ट क्या बनाता रहेगा आयरन 57, और ये आयरन 57 भाई एक्साइटेड लगातार क्या बनाएगा हमारे पास स्टेबल आयरन 57, और इस प्रोसेस में पता क्या निकलती फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये तकरीबन क्या होती है बताओ भाई 3.5 × 10⁻18 हर्ट्ज क्या होती है, अरे बोलो भाई क्या होती है, नहीं है क्या आपको, बोलो भाई आप सोचो 3.5, अरे बोलो भाई, तो अब आपने बताओ क्या करना भाई, अरे भाई 3.5 आगे इसका क्या करो 17 क्या लगाओ इसके आगे 0, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। वो तो क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, बोलो भाई यहाँ तो क्या होगा हमारे पास अरब हो गया। अब बताओ क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, बोलो भाई अरे क्या ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब क्या हो गई हमारे पास भाई, यहाँ पर तो यहाँ तो क्या अरब और ना, यहाँ पर क्या हमारे पास 10 अरब हो गया। अब तो क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, बोलो भाई अरे एक सेकंड रुको भाई 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, अब हो ना खरब भैया, तो देखो भैया क्या हमारे पास क्या है यहाँ तो खराब हो गया हमारे पास, तो 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो वो आ गया 35 करोड़ खरब, क्या आ गया अरे भाई 35 करोड़ क्या है हमारे पास ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इजंट इट भाई, इससे आगे तो क्या शुरू होने है खरब ना, तो अब बताओ क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 35 करोड़ खरब वर्ड्स, क्या भाई मैं समझे बात, यानी कि भाई 35 करोड़ खरब वर्ड्स की यहाँ से क्या एमिट होगी बताओ भैया, आप इमेजिन कर सकते हो ये बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है क्या, ये 35 लाख तो था को अदारे में आप इसको काउंट कर लो भाई, ठीक है ना, ओके मैंने कहीं भाई 0 कम ज़्यादा लगा दी हो, ठीक है मैं 35 करोड़ बोलता हूँ उसका भाई क्या हो 35 लाख खरब वर्ड्स हो, मैं समझे बात, अरे भाई बात तो आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है दौड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ भी नहीं 35 करोड़ खरब, हाँ बिल्कुल ठीक है 35 करोड़ खरब हर्ट्ज, यानी इतनी ज़्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या होगी भाई एमिट, और इसको भाई सिंपल के लिए हम तो इसको क्या बोल देंगे EN, इसको हम क्या बोल देंगे भाई EN मतलब क्या है बोलो भाई नेचुरल एनर्जी, क्या तो एनर्जी क्या है भाई, ठीक है बात, तो और भाई इसको और भी सिंपल करने के लिए इसको आप कह सकते हो 10 की पावर 18 हर्ट्ज की रेडिएशन यहाँ से क्या होगी, अरे अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 से कम है ना, तो आप क्या बोलते हो इसको भाई अरे सिंपल के लिए 10 की पावर 18 हर्ट्ज की यहाँ से क्या एमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या हमारे पास गामा रेडिएशन, क्या हमारे पास ये गामा रेडिएशन। तो अब आप मुझे बताओ
कि चलो ठीक है भाई, यहां से ये रेडिएशन एमिट हो रही है कितनी, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज की। अब मैं अगर इसके सामने क्या रख दूं बताओ, अगर मैं इसके सामने क्या रख दूं भाई, बोलो भाई, अगर आप इसके सामने बताओ क्या रख दें, बोलो भाई। अगर आपने इसके सामने भाई एक मैटर रख दिया, जो अरे जो आयरन है भाई, इसके सामने आपने क्या रख दिया है, एक मटेरियल, ठीक है बात, ओके। क्या भाई, अगर आपने इसके सामने एक मैटर रख दिया और ये मटेरियल बताओ क्या हमारे पास, अरे नॉर्मल आयरन ये नहीं हमारे पास, ये ग्राउंड स्टेट वाला आयरन। तो आप बताओ भाई, ये ग्राउंड स्टेट वाला आयरन बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। अब ये सारा क्या भाई, यहाँ पर तो हमारे पास क्या बनता है, कोबाल्ट से क्या बनता है, एक्साइटेड आयरन, और ये एक्साइटेड आयरन जब कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट आयरन में, तो ये क्या एमिट करेगा, बोलो भाई, 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज एमिट करेगा, इजंट इट। लेकिन भाई ये सारे का सारा कहाँ पर बताओ भाई, ग्राउंड स्टेट में। तो सिंपल सी बात नहीं है, अगर इसके सामने हम ये रखें तो इसको एब्जॉर्ब कर कहाँ पहुंच जाना चाहिए, तो भाई इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच जाना चाहिए भाई, एक्साइटेड आयरन में। बस सिंपल सी बात। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या भाई, एमिशन गामा फोटोन का। भाई यहाँ से तो क्या होता है, एक्साइटेड आयरन क्या करता है भाई, यहाँ से तो एक्साइटेड आयरन कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, और क्या एमिट करेगा, बोलो भाई, गामा रेडिएशन, इजंट इट। अब बताओ वहां से बताओ क्या हुआ ये, और यहां पर हमारे सामने क्या रख दिया, ग्राउंड स्टेट आयरन। तो क्या इसको भाई, इनके लेवल तो सेम रहेंगे भाई, लेवल तो आयरन क्या होंगे, सेम होंगे भाई, 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, वो तो सेम होना चाहिए ना भाई। तो आपको हो गए, तो अगर इनके सामने पड़ गया तो इसको एब्जॉर्ब करके ये स्टेबल आयरन ब्लॉक, ये स्टेबल आयरन न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट होने चाहिए बताओ भाई, बताओ, एक्साइटेड, यानी यहां पर तो क्या होगा, 3/2 स्पिन वाला आयरन क्या बनाएगा, 1/2 स्पिन वाला आयरन, और यहां पर उसको एब्जॉर्ब करके बताओ क्या होगा, भाई उसके बाद इसको यहां पर एब्जॉर्ब करके बोलो भाई, स्टेबल आयरन क्या बनेगा, एक्साइटेड आयरन होना चाहिए ना सब भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर ये जो एमिटर ना, क्या ये एमिटर बताओ कैसा, ये गैस फेज में, कैसा ये गैस फेज में। आपको ऐसा क्यों भाई, अगर मान लीजिए तो आपके पास क्या आयरन ब्लॉक, ये तो हमारे पास क्या आयरन ब्लॉक, और ये हमारे पास बताओ क्या है, बोलो भाई, कोबाल्ट हमारे पास किस में है, गैस फेज में। तो ये उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, ये तो दिक्कत भाई यहाँ पर। आपको ऐसा कैसे होगा भाई, जब एमिट करने वाला आयरन और सामने पड़ने वाला न्यूक्लियस भी क्या है, आयरन, एमिट भी आयरन करता है, एब्जॉर्ब भी आयरन करना है, तब भाई सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन में क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत है यहाँ पर, और बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर भाई। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है यहाँ पर भाई, दिक्कत यहाँ पर ये है, मान लिया हमारे पास ये एक एक्साइटेड, अरे भाई हमारे पास क्या है, कोबाल्ट न्यूक्लियस, क्या है हमारे पास भाई, कोबाल्ट का न्यूक्लियस, कोबाल्ट एटम है। तो ये कोबाल्ट का एटम या न्यूक्लियस क्या बनाएगा पहले, आयरन 57। भाई ये कोबाल्ट का न्यूक्लियस पहले क्या बनाएगा, आयरन 57, लेकिन ये आयरन 57 क्या बनेगा, अनस्टेबल। अब ये क्या एमिट करना है इसको भाई, तो जब ये आयरन 57 अनस्टेबल क्या बनाएगा, स्टेबल आयरन, तो ये क्या एमिट करेगा, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज का फोटोन, है ना। तो ये क्या एमिट करेगा, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज का फोटोन भाई ये एमिट करेगा, इजंट इट, ठीक है। तो बोलो भाई, नहीं है क्या आपको, तो बताओ भाई, तो जब ये फोटोन एमिट होगा 35 करोड़ खरब, तो भाई इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी वेवलेंथ की बहुत कम नहीं है भाई, ये गामा फोटोन एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है भाई, इजंट इट। और हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, P = h/r²,
लैम्डा। तो अगर लैम्डा बहुत कम होगा तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा। यानी इसका मोमेंटम, यानी इसने जो फोटोन एमिट किया है ना, ये कोई आम फोटोन नहीं है भाई, ये वीआईपी फोटोन भाई। बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई, ये हाईली एनर्जेटिक क्या है भाई, फोटोन, इसका बहुत ज़्यादा क्या है, मोमेंटम। तो भाई इसको एमिट करते हुए ये न्यूक्लियाई, बताओ क्या होगा, बोलो भाई, इसको एमिट करते हुए ये न्यूक्लियाई क्या होगा, रिकॉइल हो, क्या होगा ये, रिकॉइल। अब आपको भाई रिकॉइल इफेक्ट हमको पहले देखने को हमको भी कहीं नहीं मिला, बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, है ना। यहाँ पर हम ये रिकॉइल की बात क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम रिकॉइल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी के, इतने कम वेवलेंथ के फोटोन एमिट नहीं हो भाई। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं, मान लिया ये पानी है, क्या ये पानी, और भाई ये क्या है, ये क्या भाई, एक किनारा पानी के पास, अरे यहाँ पर तो पानी है, और ये क्या भाई, ज़मीन है, ठीक है। और ये मानो भाई इस पानी में एक कश्ती भाई, ठीक है, वो तो ये क्या, पानी में एक बोट भाई, ड्राइंग मेरी ऐसी है, समझ गए ना आप। अरे ये क्या, पानी में एक बोट है भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ये क्या, पानी में एक बोट है, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, अब अगर मान लिया इस बोट से एक मेंढक यहां पर जंप करे भाई, इस बोट से एक मेंढक जंप करे पानी के अंदर, तो क्या ये बोट भाई पीछे आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इसको पीछे आना चाहिए भाई, क्योंकि जब भाई कोई चीज जंप करती है तो भाई पीछे क्या आता है, मोमेंटम लगता है, मोमेंटम आएगा। अरे भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमेशा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब आप बुलेट फायर करते हो, जब आप भाई बुलेट फायर करते हो तो क्या होता है, M1V1 क्या है बुलेट के लिए, और M2V2 क्या है गन के लिए, इजंट इट। तो भाई बुलेट की मास क्या, बुलेट का बहुत कम, गन क्या, वेलोसिटी क्या बहुत ज़्यादा। तो भाई तो जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उसी मोमेंटम से गन पीछे आएगी भाई, समझे बात। अब क्योंकि गन का मास क्या बहुत ज़्यादा, तो उसकी वेलोसिटी होगी कम होगी भाई। तो इसीलिए जिस रफ्तार से बुलेट आगे जाती है उस रफ्तार से गन पीछे नहीं आती, इजंट इट। अरे बोलो भाई, आपने एक मेरे ख्याल से कोई ऐसी भाई वीडियो आपने देखी होगी ना, जहाँ पर अरे भाई ये गन से फायर करते हुए इंसान पीछे लुढ़क जाते हैं भाई, बताओ ना आप कैसा। अरे ऐसी वीडियो वगैरह चलती है यूट्यूब पे, ठीक है। तो M2V2 विल इक्वल M1V1। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, तो याद रखियो, जो रियल गन होती है उसको फायर करते हुए इंसान थोड़ा क्या होता है भाई, गन थोड़ी रिकॉइल होती है, और बहुत हैवी गन तो भाई इंसान पीछे आता है, इजंट इट। लेकिन अगर मान लिया आप एक टॉय गन से फायर कर रहे हो तो उसमें से भाई छोटे छोटे प्लास्टिक के स्फीयर से निकलते हैं, पता होगा ना, तब इंसान रिकॉइल नहीं होता। क्यों भाई, क्योंकि भाई जो टॉय गन में जो बुलेट होती हैं भाई, जो प्लास्टिक की बुलेट हैं उनका इतना मोमेंटम नहीं होता, तो गन का इतना मोमेंटम नहीं बन पाता भाई, तो आप रिकॉइल नहीं होती, समझो। तो सिमिलरली अगर इससे भाई अगर एक मेंढक जंप करे तो ये कश्ती पीछे नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान ले भाई इस पे से कोई इंसान, अरे भाई मानो ये 10-12 फुट की क्या ये बोट है, 10-12 फीट की बोट है भाई, एक इंसान यहां से इस पे जंप करेगा तो बोट थोड़ा क्या आएगी भाई, पीछे नहीं है क्या, क्योंकि भाई इंसान का मोमेंटम है इस साइड, बोट क्या होगी इस दिशा में क्या बनाएगी, मोमेंटम, ठीक है बात। इवन मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप जब अर्थ पे जंप करते हो ना तो अर्थ थोड़ा कहाँ जाती है, नीचे की तरफ, लेकिन भाई वो आपको नजर नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपका मोमेंटम क्या है, आपका मास क्या है भाई, थोड़ा मास है, और आप थोड़ी वेलोसिटी से क्या होते हो, ऊपर जंप करते हो, ठीक है। लेकिन भाई अब अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि भाई ये मास बनाने के लिए मान लिया आपका मास जो भी भाई, अरे आपका मास मान लिया कितना है 70, वेलोसिटी क्या है 5, तो कितना भाई 350, मोमेंटम 350। अब अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वेलोसिटी क्या होती है अर्थ की, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट क्या आती है भाई, जीरो। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो। जैसे भाई अगर आप इस बोट से जंप करते हो तो ये बोट रिकॉइल होएगी, लेकिन अगर आप किसी शिप से आप जंप करो, अरे वो टाइटैनिक मूवी नहीं है ना, अगर उसमें भाई उसमें आगे जाके मान ले वो जो हीरोइन थी
वो शिप से आगे जंप कर जाती तो शिप रिकॉइल नहीं होता। क्यों भाई बताओ भाई? क्योंकि शिप का मास क्या बहुत ज्यादा है। टाइटैनिक मूवी भाई देख रखी क्या? वैसे बहुत अच्छी मूवी भाई है ना। और वो मैं आपको बताऊँ भाई, और मेरे ख्याल से लियोनार्डो डिकैप्रियो की मेरे ख्याल से जो शुरुआती मूवीज थी ना उनमें से मूवी भाई वो, समझे बात? भाई वो सुपर मूवी है, ठीक है कोई बात नहीं भाई। बात आपको पहले पड़ी। तो सिमिलरली भाई अगर मान लिया तो सिमिलरली तो इससे पहले कैसे फोटोन एमिट हुआ करते, जैसे प्लास्टिक की बुलेट्स। अरे भाई ये क्या बोलते यूवी के, विजिबल के और आईआर वालों के तो साथ ही क्या है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन भाई। लेकिन यहां पर क्या एमिट होते हैं बताओ भाई? गामा फोटोन्स। क्या भाई? यहां पर सारे गामा फोटोन एमिट होते हैं भाई, ठीक है बात? बताओ यहां पर सारे के सारे क्या होंगे? सारे भाई मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? सारे गामा फोटोन क्या होते हैं? एमिट होते हैं, ठीक है बात? यहां पर कोई ये आईआर फोटोन एमिट नहीं होता, सारे गामा फोटोन्स, ठीक है? तो भाई जब ये फोटोन एमिट होंगे तो भाई क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इस फोटोन की वेवलेंथ क्या बहुत कम है भाई। अगर वेवलेंथ बहुत कम तो मोमेंटम क्या बहुत ज्यादा। तो अगर इस फोटोन का मोमेंटम ज्यादा है तो एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम कौन रखेगा? न्यूक्लियस, इजंट इट? तो उतना ही मोमेंटम अगर भाई न्यूक्लियस का होएगा तो बताओ क्या हो फिर ये? तुम क्या बोलेंगे? m1v1 शुड बी इक्वल टू m2। तो आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई इसकी रिकॉइल वेलोसिटी? तो आप इसकी रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये न्यूक्लियस इसको फायर कर तो रिकॉइल होएगा और आप वो रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। सिंपल कैसे भाई? लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये तो क्या है? फोटोन के लिए फॉलो हो रही है, किसके बताओ भाई? न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस एंड फोटोन। अब दिक्कत क्या है? न्यूक्लियस का तो मास होता है, ठीक है भाई, यानी m1v1 यहां तो क्या है? लागू है। लेकिन m2v2 भाई फोटोन का मास होता ही नहीं, आपको फिर का मोमेंटम कहां से आया? याद रखियो फोटोन का मोमेंटम m1v1 से mv से नहीं आता, किससे आएगा? लेकिन मोमेंटम भाई आए किसी फॉर्मूले से, उसकी नेचर क्या होती है? उसकी सेम होती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फोटोन के मोमेंटम को आप m2v2 की बजाय कैसे लिखो? h अपॉन लैम्डा से भाई आप ये बोलो कि इसका मोमेंटम क्या है? p1, इसका मोमेंटम क्या है? p2। भाई न्यूक्लियस का मोमेंटम और भाई फोटोन का मोमेंटम p1 एंड p2। अब इसका मोमेंटम तो क्या बताओ? h अपॉन लैम्डा, ये बराबर होना चाहिए ना? बताओ किसके? किसके भाई बताओ? न्यूक्लियस का मास इनटू वेलोसिटी mv के बराबर भाई। तो आप आसानी से ये मालूम कर सकते हो कि न्यूक्लियस किस रफ्तार से रिकॉइल होएगा गैस फेज में। कैसे भाई? आप यहां पर सिंपली क्या पुट करो? वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको मालूम है? अगर आपने यहां पर क्या पुट कर दी? वेवलेंथ। तो h अपॉन लैम्डा भाई, h आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, और भाई न्यूक्लियस का मास आपको पता है। कौन सा न्यूक्लियस है भाई? तो आपके पास क्या जाएगी? रिकॉइल वेलोसिटी, कि किस रफ्तार से क्या हो रहा है? ये इस साइड रिकॉइल हो रहा है। नहीं आपको? आप कहोगे इस रिकॉइल होने से भाई, इस रिकॉइल होने से सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ता है? यहां पे कहोगे कि ये रिकॉइल होने से सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ता है? भाई इस पे असर पड़ता है। हमने आपको पढ़ाया था ना डॉपलर इफेक्ट? किन पढ़ा है भाई? क्या मैंने आपको भाई डॉपलर इफेक्ट पढ़ा रखा है? डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है? अगर सोर्स और सैंपल एक दूसरे की तरफ आए तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर होती है। इन आपको बेटा पता है? नहीं पढ़ा आपने ये? अरे एनएमआर के अंदर कहां पढ़ा था हमने? नहीं सॉरी, अरे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भाई, जब सोर्स और सैंपल क्या है आपस में, देखो जब मान लिया कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, समझेगा? तो उसकी आवाज हमको, कोई ट्रैक्टर हमारी तरफ आ रहा है भाई, तो उसकी साउंड हमको अलग सुनाई देती है। अगर वो भाई एक जगह खड़ा है ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर भाई अपनी जगह पे, भाई अपनी जगह पे बिल्कुल वो मूव नहीं कर रहा, तो उसकी आवाज़ हमको अलग सुनाई देती है। हमारी तरफ आएगा तो आवाज़ क्या होगी उसकी? थोड़ी बदल जाएगी ना। वो क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो हमारी तरफ आता है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमको, हालांकि वो साउंड वेव्स हैं, लेकिन भाई साउंड वेव्स हो चाहे हमारे पास क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, चाहे भाई क्या हो ट्रांसवर्स वेव्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो चाहे क्या हो साउंड वेव्स, दोनों क्या शो करते हैं? डॉपलर इफेक्ट।
तो भाई जो हमारी तरफ आता है तो हमको उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी महसूस होती है, वो दूर जाएगा तो हमको फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम एक्सपीरियंस होगी, इजंट इट। तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। अरे बोलो भाई, इसमें सारा आपको पढ़ा रखा है। यानी अगर अब बताओ हमें कैसे पता लगता है कि सितारे की यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स क्या हो रहा है भाई, क्योंकि सितारों से जो रोशनी आती है ना भाई, स्टार से जो लाइट आती है उसमें रेड शिफ्ट है। क्या उसमें रेड शिफ्ट कब आती है, जब कोई चीज हमसे अवे मूव करे। भाई फ्रीक्वेंसी घट के अपीयर होती है। मान लिया किसी सोर्स की, मान लिया यहाँ पर एक सोर्स है, उसके पर्टिकुलर क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी तरफ आएगा ना तो हमको इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अपीयर होएगी, और ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी भाई कम अपीयर होएगी। तो जितनी ये कम या ज़्यादा अपीयर होती है उसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो जितनी ये फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा अपीयर होए उसे क्या बोलते हैं भाई, डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। पता होगा ना आपको इस चीज़ का, इजंट इट। तो मैं आपको बताऊं भाई, तो आप बताओ, तो ये जो फोटोन एमिट होएगा तो क्या ये न्यूक्लियस में रिकॉइल नहीं हो रहा, क्या ये न्यूक्लियस में रिकॉइल नहीं होता क्या? तो ये तो मान लिया क्या हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट आयरन जो क्या एमिट कर रहा है फोटोन, और यहां बताओ हमारे पास क्या है, सिंपल आयरन ब्लॉक जिसमें बहुत सारे क्या है सिंपल आयरन एटम्स, इजंट इट। अब आप बताओ भाई इसके न्यूक्लियर स्टेट्स का एनर्जी गैप क्या है, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज। इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स का गैप भी कितना है, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज। भाई ये FeO नहीं है क्या, बड़ा अरे ये कैलकुलेट कर ली, समझे बात, बताओ क्या ये, तो बताओ भाई, तो इसको एमिट करेगा, तो आप मुझे बताओगे क्या इसको एमिट करते हो भाई, हालांकि इसकी भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वही है जो इसकी होंगी, समझे बात, लेकिन भाई क्योंकि ये इसको एमिट कर गया, इसको एनर्जी कौन सी चाहिए, इसको फोटोन कौन सा चाहिए, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज का, यानी कि 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज का इसको फोटोन चाहिए ना भाई, कि नहीं चाहिए। लेकिन यहां से फोटोन आएगा, बताओ कौन सा, बोलो भाई। अब इसको एमिट करते हुए रिकॉइल हो गया भाई, इसको एमिट करते क्या होगा, रिकॉइल होएगा। तो रिकॉइल होते ही तो ये तो क्या है सोर्स, और ये हमारे पास बताओ क्या भाई सैंपल, ये तो मेरे पास क्या है भाई सोर्स, और ये तो मेरे पास क्या है सैंपल। तो क्या सोर्स और सैंपल के बीच में दूरी बढ़ेगी नहीं क्या, भाई अवेंजर ही ये सोर्स इस फोटोन का एमिट करते हो भाई पीछे नहीं आया क्या, तो सोर्स में और सैंपल में दूरी क्या होगी, बोलो भाई। तो सोर्स में और सैंपल में दूरी क्या होगी भाई, बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़े तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम अपीयर होएगी ना। कितनी कम अपीयर होएगी ये कैसे मालूम करते हैं, डॉपलर शिफ्ट। कैसे भाई, डॉपलर शिफ्ट। अब बताओ डॉपलर शिफ्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। ये हमारे पास क्या है डॉपलर शिफ्ट, न्यू वी बाई सी हर्ट्ज। तो डॉपलर शिफ्ट तो कैसे है हमारे पास, बताओ, न्यू वी बाई सी हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी आपको कम अपीयर होएगी, कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई, फ्रीक्वेंसी आपको इतनी कम अपीयर होएगी, जहां पर वी तो क्या है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, भाई जहां पर वी तो क्या है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, ठीक है बात। और ये बताओ क्या हमारे पास, और न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है। तो यहां मैं क्या पुट कर दूं, बोलो भाई 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, और यहां पर मैं क्या पुट कर दूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और भाई वी क्या मान लिया भाई, मान लिया रिकॉइलिंग न्यूक्लियस की वेलोसिटी क्या है, आप फर्ज करो भाई, मान लो कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी न्यूक्लियस की बताओ क्या है, ये मानो भाई न्यूक्लियस की रिकॉइलिंग वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। क्या भाई मान लीजिए कितनी है वेलोसिटी, क्या है 100 मीटर पर सेकंड। और भाई न्यू क्या है बताओ, ये तो वी है, ये तो वी है, और न्यू क्या है 3.5 10 की पावर 18 सी आपको पता है भाई, ठीक है। जब हमने इसको पुट किया भाई और सॉल्व किया
तो पता है हमारे पास क्या है डॉपलर शिफ्ट? बोलो भाई। तो एक 10 की पावर तकरीबन क्या आएगी? तकरीबन क्या आएगा हमारे पास? ये 10 की पावर 12 हर्ट्ज क्या आएगी? ये दुनिया आपको। तो भाई तकरीबन हमारे पास तो क्या आएगा? 10 की पावर 12 हर्ट्ज आएगा। अब आप मुझे बताओगे भाई कि 10 की पावर 12 हर्ट्ज कितना होता है बताओ? यानी कि यहां से इसको फोटोन कौन सा चाहिए? 3.5 इंटू 10⁻18 का। यहां से एमिट तो कौन सा होता है? 3.5 इंटू 10⁻18 का एमिट होना चाहिए भाई। लेकिन क्योंकि उसको एमिट करते हुए ये फोटोन क्या हो जाएगा? रिकॉइल होगा भाई। तुम क्या बोलेंगे कि इन दोनों में क्या हो जाएगा? बोलो भाई, सेपरेशन आएगा। भाई इन दोनों में क्या होगा भाई? एक दूसरे से अवेंज जाएंगे क्या? तो इससे हमारे पास क्या है? डॉपलर शिफ्ट। और ये डॉपलर बताओ क्या? 10 की पावर 12 हर्ट्ज। तो आप बताओ 10 की पावर 12 हर्ट्ज होता कितना है? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो क्या? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। बोलो भाई। खरब और 10 खरब। यानी भाई 10 खरब हर्ट्ज कम। कमाल क्या हो भाई कि यहां से फोटोन कौन सा एमिट होना चाहिए था? इसको चाहिए, इसको फोटोन चाहिए कौन सा? इसको फोटोन चाहिए कौन सा? 3.5 10 की पावर 18 का। लेकिन यहां से इसको एमिट करते हुए अगर ये न्यूक्लियस क्या रिकॉइल हो गया तो भाई क्या इस एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम अपीयर नहीं हुई इसको? भाई बताओ कितनी कम अपीयर होगी? 10 की पावर 12 यानी कि 10 खरब हर्ट्ज। तो भाई यहां पर एक तरह से जो एनर्जी यहां तक पहुंच रही है और जिसको रिक्वायर्ड उसमें क्या है? मिसमैच नहीं क्या? इसको चाहिए कौन सी? 10 की पावर 18 की तकरीबन कौन सी रही है? 10 की पावर 18 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज यानी 10 खरब हर्ट्ज क्या है? 35 करोड़ खरब हर्ट्ज। किसको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। यहां से क्या रही है? 35 करोड़ खरब हर्ट्ज माइनस बोलो भाई 10 खरब हर्ट्ज। और ये ऐसे ना घटा दियो भाई, 10 की पावर 12 में 10 की पावर 18 में 12 गया, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 18 में से ना कर दियो 10 की पावर 12। बोलो कम हो गया, 10 की पावर क्या रह गया? 6। अरे ना भाई, फिर तो 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 1 घटाने पर क्या ना चाहिए? 10 की पावर 2। 1000 में से 10 गया 100 बच गया। बात आपको पहले पड़ गई भैया? ऐसा नहीं है। अरे एक आध बच्चा ऐसे बोलता भैया, लेकिन पहले बोल दूँ ओके। नहीं है क्या आपको ये? बताओ। तो भाई तो 10 खरब हर्ट्ज कम की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो मिसमैच नहीं क्या? तो यहां पर सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। अब समझे यहां पर भाई सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन भाई क्यों नहीं हो पाता? अच्छा यहां पर आप बताओ, यहां पर मैं रिकॉइल को मैंने किसके नजरिए से देखा भाई? फोटोन के नजरिए से भाई। यहां पर आपने रिकॉइल को भाई किसके नजरिए से हमने भाई चेक किया? इसको फोटोन के नजरिए से, इजंट इट? लेकिन आप इसको भाई रिकॉइलिंग न्यूक्लियस के नजरिए से आप इसको चेक करो भाई, तब बताओ क्या आएगा हमारे पास। मिटा दे इसको। अच्छा अभी क्या है? अभी आपके पास ये तो क्या था? अभी आपके पास ये बताओ क्या था हमारे पास? बोलो भाई गैस फेज में। और ये क्या था? सॉलिड फेज में। लेकिन अगर दोनों क्या हो हमारे पास? गैस फेज में, तब मामला और भी ज्यादा क्या है? गड़बड़। क्या भाई? अगर दोनों ही क्या हो हमारे पास? अगर आपके पास एमिटिंग न्यूक्लियाई और आपके पास भाई एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस, दोनों ही क्या है? गैस फेज में, तब और ही पंगा है भाई। पहली बात तो आप एक काम करो, आप ये मानो भाई, अरे मैं इसको शो कर रहा हूं, जो एनर्जी गैप होता है इसको बोलता हूं ई एन। क्या बोलता हूं उसको मैं भाई? तो ये बताओ मेरे पास क्या मान लिया? ई एन एनर्जी। और ई एन यहां पर भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज को। आ गया आपको? ठीक है। अब मैं ये कहूं अगर हमारे पास सोर्स भी क्या है? गैस फेज में। सोर्स भी क्या है? और भाई सैंपल भी क्या हमारे पास? गैस फेज में। अब बताओ दिक्कत क्या है भाई? अब इसको फोटोन चाहिए कौन सा? बोलो भाई। नहीं पहले तो
यहां से तो फोटोन कौन सा एमिट होएगा, हालांकि एनर्जी गैप इसका भी क्या है, ई एन, एनर्जी गैप इसका भी क्या है, ई एन, लेकिन ना तो ये ई एन का एमिट करे और ना ही ये ई एन का एब्जॉर्ब करे। वजह भाई, तो ये ई एन का एमिट क्यों नहीं करे, क्योंकि भाई इस फोटोन को एमिट करते हुए क्या ये न्यूक्लियस रिकॉइल होएगा, क्या फोटोन को एमिट करते हुए क्या ये न्यूक्लियस रिकॉइल होगा, क्या क्यों नहीं होगा भाई। और अगर न्यूक्लियस रिकॉइल होगा तो अरे भाई मान लिया एक बोट है, क्या ये बोट जब तक इस पे से हमने जंप नहीं किया है तो क्या इस बोट के पास काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, ये भाई स्टिल है बिल्कुल पानी के अंदर। जब इस पे जंप करेंगे तभी तो बोट कहाँ पर आएगी, पीछे की तरफ। और ध्यान रखें भाई, ये बोट अगर मूव ना करे ना तो हम ज्यादा आगे कूद पाएंगे, लेकिन अगर ये बोट क्या कर जाए, मूव कर जाए, तो भाई हमारा मुंह जाके लग सकता है। पता हो ना आपको कई बार क्या होता है, क्यों भाई, क्योंकि कुछ एनर्जी इस बोट को पीछे पुश करने में खर्च होगी भाई, हम फिर किनारे पे जंप नहीं कर पाएंगे। नहीं है क्या आपको, ओके। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई, तो इसे ये बोट रिकॉइल करेगी, ये बोट क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। तो इस बोट के पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी नहीं थी ना, लेकिन भाई इस पे से जब हम जंप करेंगे तो क्या बोट में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, बोलो भाई, आसमान से ही क्या भाई, जो एनर्जी हमने लगाई है उसी के तो कॉस्ट पे आई है। तो सिमिलरली अगर ये न्यूक्लियस फोटोन को एमिट करते हुए रिकॉइल होता है, अगर ये न्यूक्लियस फोटोन को एमिट करते क्या होता है भाई, रिकॉइल होता है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी कॉस्ट पे आएगी, इस एमिटेड फोटोन कॉस्ट भाई। तो मान इसको एमिट करते हुए मान लिया न्यूक्लियस रिकॉइल हो गया आर एनर्जी से, न्यूक्लियस भी कैसे, अरे भाई अभी तक आप इसको डॉपलर शिफ्ट की टर्म में पढ़ रहे थे, अभी तक आप इस रिकॉइल इफेक्ट को किसकी टर्म्स में पढ़ रहे थे, डॉपलर शिफ्ट की टर्म में। अब आप इसको भाई काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में पढ़ो, नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन दोनों को पढ़ा सकते हैं, इजंट इट। तो वो तो क्या है हमारे पास ये, तो अगर इसको एमिट करते न्यूक्लियस क्या हो जाए, रिकॉइल हो जाए, ठीक है। तो रिकॉइल एनर्जी क्या मान लिया, आर, तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो ई एन माइनस आर भाई, एमिटेड फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ई एन माइनस आर। क्यों भाई, मैं एमिट तो इसको करना चाहिए ई एन का, इसको एमिट तो ई एन ही करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसको एमिट करते हुए न्यूक्लियस भाई रिकॉइल हो गया आर एनर्जी के साथ, तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ई एन माइनस आर हो जाएगी। नहीं आपको, तो यहां पर तो क्या होगा हमारे पास एमिट, तुम क्या बोलेंगे, ई एन माइनस आर क्या होगी यहां से एमिट, अरे बोलो भाई। और फिलहाल मैंने कोई मैंने यहां पर ब्रॉडनिंग शो नहीं की, नहीं है क्या आपको भाई, फिलहाल हमने कोई ब्रॉडनिंग यहां पर शो नहीं की है, इजंट इट। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं, अच्छा तो इससे बार जो पहले वाला पॉइंट था, एक बार आप उसको रिकॉल करो, ठीक है। अब जब हमारे पास ये क्या था, जब हमारे पास ये क्या है गैस फेज में, और ये हमारे पास क्या है सॉलिड फेज में, तो इसको चाहिए कौन सा, ई एन का, और यहां से एमिट क्या होगा, अरे भाई 35 करोड़ खरब हर्ट्ज माइनस क्या था, 10 खरब हर्ट्ज था ना भाई। तो आप कहोगे भाई ब्रॉडनिंग भी तो होती है सिग्नल की, भाई एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेंज क्या होती हैं भाई, थोड़ी क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेंज ड्यू टू अनसर्टेनिटी क्या होती है, थोड़ी वाइड होती है ना भैया, ये बात आपको पहले पड़ी भाई। आप ये कहोगे नहीं आ रहा आपको ये, अरे इसको एक बार भाई इसको दोबारा देखेंगे, आप एक बार यहाँ पर ये ब्रॉडनिंग का कॉन्सेप्ट और देख लो, ठीक है भैया। आप ये बताओ, ये मान लिया क्या है ग्राउंड स्टेट आयरन, और ये हमारे पास क्या है एक्साइटेड स्टेट आयरन। तो अगर मैं इसका लाइफ टाइम पुट कर देता हूँ, अगर मैं इसका लाइफ टाइम पुट कर दें, तो आपके पास पता है अनसर्टेनिटी क्या आएगी, बोलो भाई। अरे भाई अगर आप ये पता करो कि भाई, क्योंकि आप ये कह रहे हो ना कि ये कौन सा एमिट करेगा, ई एन माइनस 10 खरब हर्ट्ज का, ये कौन सा एमिट करेगा, ई एन माइनस 10 खरब हर्ट्ज का, इसको चाहिए कौन सा, ई एन का। लेकिन भाई आप कहोगे भाई ई एन से थोड़ा कम चल जाएगा, क्योंकि भाई लेवल्स क्या करते हैं फ्लक्चुएट ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो आप एक बारी अनसर्टेनिटी मालूम कर लो भाई, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि मोस बार में भाई
अनसर्टेनिटी कंसिडर करने के बावजूद ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इस लेवल का पहले तो ये तो क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है? अब एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या होती है? अरे भाई हमारे पास एनर्जी अनसर्टेनिटी बताओ क्या होती है? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी 10 की पावर माइनस 34। अब डेल्टा ई आप क्या पुट कर दो, एच डेल्टा न्यू डॉट डेल्टा टी 10 की पावर माइनस 34। तो अगर आप लाइफ टाइम पुट करते हो, एच पुट करते हो, आपके पास क्या जाएगी? अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। बोलो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम यहां पुट करते हो तो पता आपके पास अनसर्टेनिटी क्या आएगी यहां पर? 10 की पावर 6 हर्ट्ज। कितनी भाई? बताओ भाई, इस स्टेट में अनसर्टेनिटी क्या आएगी? 0। इसमें क्या आएगी? 10 की पावर 6 हर्ट्ज की, यानी कि 10 लाख हर्ट्ज की यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी। मतलब ये लेवल तो क्या यहीं पर है, लेकिन ये लेवल क्या होता है? 5 लाख नीचे, 5 लाख ऊपर भी क्या करता है? फ्लक्चुएट। तो अगर मैं भैया कंसिडर भी करूं कि भाई इसको तो EN से 5 लाख कम का भी चल जाएगा, तो हम क्या मानेंगे कि इसको एग्जैक्ट में EN की एनर्जी ना चाहिए, इसको EN प्लस माइनस 5 लाख की रेंज चल जाएगी। हम क्या बोलेंगे? अगर नहीं आया क्या आपको? अगर मैं ये बोलूं कि इसको भाई कौन सी रेंज चल जाएगी? EN प्लस माइनस 5 लाख की, इजंट इट? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कौन सी चलेगी? सैंपल को EN माइनस 5 लाख की। लेकिन जो एमिटर वो कौन सी हो रही है? EN माइनस 5 लाख की नहीं, EN माइनस 10 खरब की। भाई समझे बात? अरे भाई एमिट यहां से कौन सी होगी? इसको एमिट करते क्या होगा? इसको कौन सी रेंज चाहिए? EN प्लस माइनस 5 लाख। भाई क्योंकि अनसर्टेनिटी से हमने एक थोड़ा हाई रेंज बना ली कि ये रेंज भी इसको एक्सेप्टेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए। EN प्लस माइनस EN प्लस 5 लाख से लेके EN माइनस 5 लाख तक। लेकिन भाई अब यहां से कौन से एमिट होते? अगर यहां से EN प्लस 3 लाख क्या होता? अगर यहां से EN माइनस 3 लाख एमिट होता तो वो एब्जॉर्ब हो जाता भाई, क्योंकि वहां पर रेंज कौन सी अलाउड है? EN प्लस माइनस, क्योंकि भाई नहीं बेटा आपको। अरे भाई एक्साइटेड लेवल में क्या है? 10 लाख की यहाँ पर क्या है? अनसर्टेनिटी। तो 5 लाख कम 5 लाख ज्यादा तक की रेंज चलेगी, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू अलाउड है? EN माइनस 5 लाख की। लेकिन भाई यहां से एमिट कौन सी हो रही है? EN माइनस 5 लाख की 10 खरब कम। भाई 5 लाख तो भाई बहुत थोड़ी कमी है, 10 खरब तो बहुत कम नहीं हो गया? यानी ये कंसिडर करने के बावजूद हम क्या नहीं कह सकते कि यहां पर क्या हो जाएगा? सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। कुछ बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो, क्योंकि यहां पर और मैं आपको बताऊं भाई, ये अनसर्टेनिटी आपको ज्यादा लग रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट बार लेवल बहुत शार्प पीक होती है। मोस्ट बार लेवल्स बहुत शार्पली क्या होते हैं? डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीक विड्थ कैसे आती है, सिग्नल विड्थ कैसे आती है? डेल्टा न्यू से नहीं, डेल्टा न्यू बाई न्यू। तो यहां पर 10 की पावर से 10 लाख की क्या है यहां पर? अनसर्टेनिटी। लेकिन है कितने पे बताओ? बोलो भाई, 10 की पावर 18 पे अनसर्टेनिटी क्या है? 10 की पावर 6। एक पे कितनी है? 10 की पावर 6 बाई 10 की पावर 18, इन 10 की पावर माइनस 12 भाई, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 प्लस माइनस, यानी ऊपर वाला लेवल भाई अगर ये गैप कितना हो 1 हर्ट्ज, तो ऊपर वाला लेवल देखो इतना क्या करता है? फ्लक्चुएट, प्लस माइनस, यानी ऑलमोस्ट क्या रहता है? फिक्स। नहीं है आपको? तो मोस्ट बार स्पेक्ट्रम सिग्नल क्या आते हैं? बहुत शार्प, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है 10 लाख की, लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या है? बहुत ही कम। भाई यहां पर अनसर्टेनिटी है 10 लाख की, NMR में अनसर्टेनिटी क्या करती? 10-12 हर्ट्ज की। NMR में अनसर्टेनिटी क्या करती भाई? 10-12 हर्ट्ज क्या करती ना, लेकिन वो कितने पे होया करती? 100 मेगा हर्ट्ज पे। यहां पर 10 लाख की क्या अनसर्टेनिटी, लेकिन वो है कितने पे? 35 करोड़ खरब हर्ट्ज पे। अरे बोलो भाई, 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 35 हर्ट्ज है भाई। समझ गई बात? तो ये रिलेटिवली बहुत क्या है? कम है। नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो। खैर अभी आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ, अगर ये न्यूक्लियस, ये फोटो, अब दोनों क्या है? गैस फेज में। दोनों क्या भाई? गैस फेज में। ये तो क्या है? एक्साइटेड आयरन, ये क्या हमारे पास? ग्राउंड स्टेट आयरन। तो
तो ये फोटोन, ये न्यूक्लियस फोटोन एमिट करते क्या हो जाएगा, रिकॉइल। तो इसके पास क्या एनर्जी आएगी, मान लिया इसके पास, मान लिया कितनी रिकॉइल एनर्जी इसके पास आ गई भाई, आर। तो एमिटेड फोटोन एनर्जी क्या होगी, इन माइनस आर होगी ना। अब एक बात और भी भाई, तो ये तो फोटोन एमिट करते हुए क्या होगा, रिकॉइल, तो एमिटेड फोटोन एनर्जी कम हो जाएगी ना। लेकिन ध्यान रखो भाई, ये फोटोन ये गैस फेज में है ना, तो भाई इस पे फोटोन टकराएगा ना, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करते हुए क्या होगा, रिकॉइल। आप कहोगे एब्जॉर्ब करते हुए रिकॉइल कब होता है भाई, एब्जॉर्ब करते हुए रिकॉइल तब होता है, मान लिया आपने भाई मूवीज में देखा होगा, अरे या भाई नहीं आपने देखा भाई, जब छोटी क्लास में भाई बच्चों को जब टीचर पीटते हैं, ठीक है, तो जब टीचर भाई ऐसे, अरे जब स्टिक से भाई ऐसे उसको मारते हैं बच्चे को, तो उसका हाथ नीचे आ जाए, तो उसका इफेक्ट थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्यों नहीं पता आपको पहले बड़े भाई, अरे भाई जब इसके ऊपर भाई छड़ी से मारेंगे हाथ पे, तो भाई हाथ कहाँ जाएगा, नीचे, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वो मोशन में आ गया, नहीं समझे बात। लेकिन अगर हम हाथ को भाई ऐसे फिक्स रखें, तो भाई सारे का सारा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, चोट पे आएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो सिमिलरली मैं क्या कह रहा हूँ भाई, या फिर आपने मूवीज में देखा हो, मूवीज में देखा हो भाई, बात नहीं भाई, ऐसा होता नहीं है कि भाई जो विलेन है वो जब हीरो को पीटता है, ठीक है, तो वो घुसे मारता है, तो हीरो घुसा लगते मान लिया भाई दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे भाई, अरे ऐसे स्लाइड करते दूर जा रहा है, तो विलेन को पता है भाई तो इसको जो घुसा मार रहा है, ठीक है, उससे बताओ क्या होता है, उस जो तो एनर्जी लगाता है वो सारी एनर्जी इसकी हड्डियाँ तोड़ने में काम नहीं आ रही भाई, कुछ एनर्जी इसको कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसको मूव करवाने में, है ना, नहीं समझे बात भाई। तो वो जो घुसा मारने पर वो जो दूर तक क्या देता है, स्लाइड करते हुए नहीं पहुँचता है हीरो, वो फायदे की चीज़ वो, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी विलेन की क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है उसको मूव करवाने में, समझे बात भाई। तो उसकी जो हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, उसके ऊपर कम इफेक्ट जाता है, और विलेन ये बात समझ जाता, फिर क्या बोलता है, इसको पकड़ दो भाई, है ना, इसको दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, फिर एक गुस्सा लगते ही भाई हीरो बैठ जाता है। पता होगा ना आपको, क्योंकि अब सारी एनर्जी में क्या है भाई, अब सारी एनर्जी उसकी हड्डियाँ तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है, बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिंपली मैं ये कह रहा हूँ भाई कि ये रिकॉइल हो, ये एब्जॉर्ब करते हुए क्या होगा, रिकॉइल होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ, मान लिया यहाँ पर एक फुटबॉल है, बात नहीं भाई, मान लिया यहाँ पर क्या है, एक फुटबॉल है शीशे की, ओके, और ये मानो उसके ऊपर हम एक क्या बोलते हैं, एक बॉल से हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और ये मानो अगर आप इस बॉल की भी एनर्जी कितनी रखते हो, 100 यूनिट, तो ये फुटबॉल टूट जाएगी, नहीं तो नहीं टूटे, ओके। तो फिर काम करो भाई, आप इस बॉल को भाई, आप इस फुटबॉल को 100 यूनिट एनर्जी साथ क्या करो, उसको स्ट्राइक, तो फुटबॉल नहीं टूटे भाई। क्यों, क्योंकि ये लगते ही और फुटबॉल क्या हो जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर फुटबॉल को हम क्या करेंगे यहाँ पर फिक्स, तो क्या हुआ, टूटेगी। अगर भाई फुटबॉल एनर्जी मोशन में आ गई और उसके पास एनर्जी आएगी 20, कितनी आएगी भाई, तो अगर आपने 100 एनर्जी से स्ट्राइक किया, तो 20 कहाँ खर्च होगी इसको मूव करवाने में, बची कितनी 80, तब आपको इसको 120 से स्ट्राइक करना पड़ेगा, ताकि 20 क्या हो जाए, इसको काइनेटिक एनर्जी अलॉट करने में खर्च भी जाए, तब भी 100 एनर्जी को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाए, नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई, एक आध भाई फिल्म में ऐसा सीन भी होता है, वो जब उसको भाई गोलियां मारते हैं हीरो को, ठीक है, तो पता होगा ना वैसे भाई वो पीछे की तरफ मूव करता है। अरे बोलो भाई, तो बात ये भाई, ये फोटोन इस पे जब लगेगा ना, तो ये खुद क्या होगा, रिकॉइल, नहीं समझे बात, बोलो भाई। और ये मान ले ये इस फोटोन टकराए से, और ये क्या हो गया, आर से क्या हो गया, रिकॉइल, आर से क्या भाई रिकॉइल हो गया। तो आप मुझे बताओ भाई, तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसे क्या लगेगा भाई, अगर ये आर से क्या हो गया, रिकॉइल हो गया, तो इसे क्या लगेगा कि एनर्जी कितनी आई है, बोलो भाई। तो इसको ई एन प्लस आर एनर्जी चाहिए, ताकि ये रिकॉइल भी हो, क्योंकि इसका गैप कितना है, इसका गैप कितना है ई एन, और अगर आर से क्या होता है फोटोन टकराने पर, रिकॉइल, ये खुद मूव करता है भाई, तो इसको ई एन प्लस आर चाहिए, ताकि रिकॉइल हो भी जाए ना, तब भी ई एन एनर्जी क्या हो जाए, ट्रांजिशन के लिए बची रह जाए, इजंट इट। तो इसे किसे क्या चाहिए बताओ भाई, ई एन प्लस, नहीं आपको समझ आया क्या, तो दोनों ही क्या बताओ भाई,
अरे भाई दोनों ही क्या है बताओ भाई, दोनों हमारे पास क्या है बताओ, गैस फेज में, ठीक है। तो ये कौन सी एनर्जी एमिट करेगा, En माइनस आर। वो एनर्जी रिक्वायर्ड कौन सी उसको, En प्लस आर। और आर का फॉर्मूला आप कैसे मालूम कर सकते हो बताओ, आर क्या होगी, आर है क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करियो, क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2m। अब एम वी क्या होता है पी, तो आर क्या आ गया पी स्क्वेयर बाई 2m आ गया ना, नहीं आ गया भाई आपको। अब बताओ ई क्या होती है भाई, ये मेरे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है भाई एनर्जी है ना, एनर्जी कि नहीं, यही है। अरे बोलो भाई, तो अब आप मुझे बताओ, अब ई एन क्या होती है हमारे पास, ई एन क्या होती है एच न्यू भाई, ई एन हमारे पास क्या होती है एच न्यू, इजंट इट। अब बताओ और न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा। तो एच बाई लैम्डा क्या होता है पी, एच बाई लैम्डा क्या होता है, तो ई एन क्या है हमारे पास पी सी भाई, इजंट इट। अब आप एक काम करो, अब आप क्या करो उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड, वो तो क्या जाएगा हमारे पास ये, बोलो भाई क्या हो जाएगा ये ई एन स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है मेरे पास ई एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दियो तो बताओ आप क्या जाएगा ई एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या है मेरे पास ये, तो ई एन स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, रिकॉइल एनर्जी का, इजंट इट। और ध्यान रखियो भाई, तो ये हमारे पास क्या रिकॉइल एनर्जी। अब आप ये कहो कि भाई क्योंकि गैस फेज है तो भाई यहाँ पर कई तरह क्या होंगी ब्रॉडनिंग, तो एब्जॉर्प्शन रेंज भी क्या होगी ब्रॉड, और एमिशन रेंज भी क्या बताओ भाई, अरे बोलो भाई आप ये बताओ यहाँ पर एमिशन रेंज एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होंगे भाई। अरे भाई आप मुझे बताओ कि यहाँ तो क्या हमारे पास, ये तो क्या हमारे पास, अरे भाई डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या भाई, गैस फेज में होंगे पार्टिकल तो मूवमेंट में ही होंगे, मूवमेंट में, तो ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई डॉपलर ब्रॉडनिंग और कोलिजन ब्रॉडनिंग, और क्या है ये, बोलो भाई सारी ब्रॉडनिंग ये और नेचुरल ब्रॉडनिंग। लेकिन अब देखो भाई अभी भी लोवेस्ट, तो ये तो रेंज क्या है एब्जॉर्प्शन के रिकॉर्ड, ये क्या है एमिट होने वाली रेंज। तो क्या एमिट होने वाली रेंज और एब्जॉर्ब होने वाली रेंज आपस में मैच करती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हाईएस्ट एडिशन कौन सी होगी एनर्जी वाली, और लोवेस्ट वाली ये चाहिए, मैच नहीं ना भाई, यानी क्या नहीं होगा सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन, नहीं समझे बात। लेकिन अगर आप क्या करो टेम्परेचर बढ़ा दो, तो आपको पता होगा भाई टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, तो पहले आप दो इनमें गैप कितना है हमारे पास, ये कितना है ई एन से क्या आर एस साइड, ये क्या आई एन से भाई इनमें इनके मैक्सिमम कितना ऑफसेट है 2r का, कितना है 2r, इनमें क्या भाई ऑफसेट है एमिशन रेंज में और एब्जॉर्प्शन रेंज में। अब मैं ये कहूँ कि भाई अगर हम क्या करें टेम्परेचर बढ़ा दें बहुत ज़्यादा, तो बताओ क्या होता है, ये ई एन है, तो ये रेंज भी क्या होगी ब्रॉड, ये भी क्या होगी ब्रॉड, और बढ़ाओ भाई नहीं आपको, और बढ़ा दो, अब बताओ क्या हो जाएगा, अब थोड़ा बहुत क्या हो जाता भाई, अब देखो थोड़ी बहुत रेंज, अरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की एमिशन रेंज और यहाँ से यहाँ तक की भाई नहीं आपको भाई, अरे भाई ये हमारे पास क्या है, ये रेंज हमारे पास भाई ओवरलैप नहीं करिए कोई रेंज, थोड़ा बहुत क्या जाएगा हमारे पास सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज करने पड़ेगा ये गैस फेज में, नहीं तो गैस फेज में बताओ क्या हो भाई, बताओ नहीं तो गैस फेज में क्या हो बताओ, अरे बोलो इनकी रेंज क्या रहेगी बिल्कुल दूर दूर, नहीं है क्या आपको। लेकिन अब अगर हम क्या करूं, इसको हम क्या कर दे, अगर सैंपल आपने किस में ले लिया सॉलिड फेज में, अगर आपने भाई सैंपल किस में ले लिया सॉलिड फेज में, तो वो बताओ कहां जाएगा हमारे पास, अरे भाई आप मुझे दो, अगर आपने सैंपल क्या लिया सॉलिड फेज में, तो आपको पता है भाई सॉलिड फेज में जो एटम होता है, जो न्यूक्लियस है एब्जॉर्ब करने के लिए, वो लैटिस में क्या होता है बाइंड, भाई सॉलिड फेज में ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा लैटिस में बंद नहीं जाएगा, तो मूव नहीं कर पाएगा भाई, इजंट इट। तो उस केस में तो क्या हमारे पास ये फिक्स,
तो ये रिकॉइल नहीं हो पाएगा ना। तब बताओ ये कहाँ पर आ जाएगा, तो सैंपल की रेंज कहाँ जाएगी, EN के आसपास। लेकिन सोर्स अभी भी कहाँ हमारे पास, बताओ भाई, EN -R भाई। अब हमने ये भी क्या कर दिया बताओ भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपने ये कह लिया सॉलिड फेज में तो ये रेंज कहाँ जाएगी यहाँ पर, और आपने ये कह लिया सॉलिड फेज में ये कहाँ जाएगा, और दोनों हमने कहाँ पर ले लिए, हमने दोनों कहाँ पर ले लिए भाई, सॉलिड फेज में। तो दोनों कहाँ पर आ जाए बताओ भाई, दोनों हमने क्या, अरे भाई अगर आप दोनों क्या ले लिए, सैंपल भी सॉलिड फेज में और सोर्स भी सॉलिड फेज में। भाई आप ये बताओ, अगर कोई गन रिकॉइल हो रही है तो उसको हम भाई क्या उसको भाई उस गन का जो बट है उसको हम कंधे से नहीं सेट कर लेते भाई, अरे बोलो भाई, फिर फायर करते हैं, क्योंकि हम अपने मास को अटैच कर रहे हैं गन के मास से, इजंट इट, फिर वो मूव नहीं कर पाती। सिमिलरली भाई अगर मान लिया अगर आपने न्यूक्लियस को उसकी लैटिस में बांध दिया, अब भाई वो न्यूक्लियस मूव नहीं, क्योंकि उसको पूरे का पूरा ब्लॉक मूव करना पड़ेगा, इजंट इट। तो वो तो क्या हो जाएगा, दोनों सॉलिड फेज में लेते क्या हो जाएगा, ये क्या है एमिशन रेंज और यही क्या है एब्जॉर्प्शन रेंज। अब क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। समझ गए, इन दोनों का क्या, दोनों आपने क्या करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी रीएब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ सकती है आपको। अब कैसे भाई, क्योंकि अभी तक रिकॉइल कैसा था, अभी तक रिकॉइल कैसा था, ट्रांसलेशनल। भाई गैस फेज में न्यूक्लियाई फोटोन फायर करते हुए क्या होता था, रिकॉइल था ट्रांसलेशनली, और भाई सैंपल भी क्या था, ट्रांसलेशनल क्या था, रिकॉइल। लेकिन आप बताओ भाई, अगर मान लिया जो न्यूक्लियस है जो फोटोन फायर कर रहा है, वो फोटोन फायर करते हुए कहाँ पहुंच जाए, एक्साइटेड वाइब्रेशनल। भाई आपको पता होगा लैटिस वाइब्रेशन तो होती हैं भाई, क्या लैटिस वाइब्रेशंस नहीं होती, क्या होती है ना। अरे भाई क्या कोई क्रिस्टल, क्या उसमें लैटिस वाइब्रेशंस नहीं होती। तो जो न्यूक्लियस फोटोन एमिट कर रहा है, अब वो ट्रांसलेशनली पीछे नहीं भाग सकता। बोलो भाई कहाँ बंधा हुआ वो, लैटिस में। लेकिन लैटिस में अगर उसकी वाइब्रेशन क्या हो जाए, फास्ट, तो ये भी क्या, अरे भाई अगर वाइब्रेशन फास्ट होगी तो फोटोन एमिट करते हुए अगर उसकी वाइब्रेशन फास्ट होगी तो वो एनर्जी कहाँ से आई है, वो भी तो उसने फोटोन एमिट करते हुए निकाली होगी भाई, उसी में से निकाली होगी। तो अभी भी क्या हो जाएगी, एमिटेड फोटो एनर्जी घट जाएगी ना, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात की संभावना भी होती है कि भाई उसकी वाइब्रेशन, तो इस बात की संभावना अगर होती है ना कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो सकती है, बोलो भाई। और ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा, रिकॉइल क्या हो जाएगा। एक तरह से वाइब्रेशनल क्या रिकॉइल है कि मॉलिक्यूल कि न्यूक्लियाई फोटोन एमिट करते हुए वाइब्रेशनली क्या हो गया, एक्साइट। नहीं समझे बात भाई। तो फोटोन की एनर्जी कम तो हो जाएगी एमिटेड फोटोन की, लेकिन इसमें रिकॉइल फ्री इवेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। रिकॉइल फ्री इवेंट क्या होता है, बोलो भाई, कि जीरो फोनोन क्या करे वो एमिट। फोनोन क्या, फोटोन क्या होता है, लाइट का पैकेट, वाइब्रेशनल पैकेट को क्या बोलते हैं, फोनोन। तो भाई जीरो फोनोन एमिट करे, इस बात की संभावना भी होती है, उसे क्या बोलेंगे, रिकॉइल फ्री इवेंट। नहीं समझे बात। यानी अगर दोनों क्या है सॉलिड फेज में, तो भाई सोर्स का भी क्या होगा, रिकॉइल फ्री एब्जॉर्प्शन, सोर्स से क्या होगा, रिकॉइल फ्री एमिशन हो सकता है, और सैंपल क्या पॉसिबिलिटी है, रिकॉइल फ्री एब्जॉर्प्शन की। तो क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंट री एब्जॉर्प्शन। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई अगर मान लिया अभी तक न्यूक्लियस फोटोन एमिट करते क्या करता, ट्रांसलेशनल क्या करता, पीछे क्या करता भाई, एनर्जी तो नहीं, अरे भाई एमिटेड फोटोन से एनर्जी निकालनी होगी ना, तो क्या कहलाएगा, रिकॉइल कहलाएगा। अब वो एनर्जी न्यूक्लियस पीछे भागते हुए निकाल ले या वाइब्रेशनली एक्साइट हुए निकाल ले भाई, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये भी क्या एक तरह का रिकॉइल है, समझे बात। तो न्यूक्लियस फोटोन एमिट करते हुए बिल्कुल अपनी वाइब्रेशनल स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ संभावना इस बात की भी होती है कि वो अपनी वाइब्रेशनल स्टेट चेंज ना करे। नहीं बात आपको पहले बड़ी, उसको बोलते हैं रिकॉइल फ्री इवेंट। क्या बोलते हैं उसको, तो हम रिकॉइल फ्री इवेंट के ऊपर हम रिलाई करते हैं गामा रेडिएशन के एमिशन और सब सीक्वेंट री एब्जॉर्प्शन के लिए। आगे आपको ये नहीं आया, अरे भाई सिंपल बात है,
अगर उसकी वाइब्रेशनल स्टेट चेंज हो सकती है तो कुछ चांस ये भी होते हैं कि ना चेंज हो, तो जिनमें चेंज होगी वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, लेकिन जिन इवेंट में चेंज नहीं हुई उससे तो क्या आएगा हमारे पास, रीएब्जॉर्प्शन। आ गया नहीं आपको? तो आप कहोगे इसका फायदा क्या है भाई, जब आयरन ब्लॉक ने एमिट करना है, आयरन ब्लॉक ने एब्जॉर्ब करना है, तो उसका फायदा क्या होगा भाई हमारे पास? नहीं समझे बात? तो ये तो हमको पहले पड़ गया भाई कि दोनों हमें क्या लेने हैं, सॉलिड फेज में, ठीक है बात। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है भाई कि आपने मान लिया अब केमिकल स्टेट हमारे पास डिफरेंट है। आप क्या मानो भाई, हमारे पास क्या है भाई, आपके पास मान लिया कंपाउंड है आयरन का, ओके। अरे बोलो भाई, मतलब आप तो मानते हो भाई कि अगर मान लिया आयरन ही एमिट कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, आपको पता है एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर क्या होती है भाई, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस क्या होता है अलग अलग, पता होगा ना आपको भाई? पहले आप बताओ, क्या एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सकती है क्या? बिल्कुल हमको पता है भाई, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सकती है। तो अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सकती है तो वो न्यूक्लियर की जो क्या होती हैं स्टेट्स, न्यूक्लियर स्टेट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। अब किसी कंपाउंड की केमिकल स्टेट चेंज होने पर, किसी कंपाउंड की केमिकल स्टेट चेंज होने पर बताओ क्या होता है? उस कंपाउंड में आयरन के न्यूक्लियस के अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाती है। तो उसमें क्या होता है, आप ये मान लो कि सॉलिड फेज में भी केमिकल स्टेट डिफरेंट होने पर न्यूक्लियर स्टेट में गैप क्या होता है, हल्का फुल्का अलग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां बताओ क्या, मेरे पास आयरन ब्लॉक, यहां मेरे पास क्या हुआ, आयरन ब्लॉक, बोलो भाई सॉलिड फेज में ही है, ये क्या एमिट करेगा, गामा फोटॉन्स, कौन से, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज वाले, 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज वाले। लेकिन ये तो आयरन ब्लॉक है, और ये आपका मान लो ये हमारे पास क्या, आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स, ये है Ml6, ये क्या हमारे पास, अरे सर साइनो कॉम्प्लेक्स, क्या भाई ये तो प्योर आयरन है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्योर आयरन नहीं, क्या हमारे पास ये को आयरन का ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, नहीं बता आपको पहले, ये हमारे पास क्या होगा, आयरन का कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल FeH2O6 या FeCN6, अरे बोलो भाई, या फिर तो क्या है हमारे पास, ये K4, क्या है ये FeF6, अरे क्या है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, क्या क्रिस्टल नहीं हमारे पास ये, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन में, प्योर आयरन में और कॉम्प्लेक्स आयरन में केमिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट, बोलो भाई। तो केमिकल स्टेट डिफरेंट होने की वजह से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहां पर जो इसकी स्टेट है उनमें गैप थोड़ा क्या होता है, अलग, नहीं आपको, हाँ जी नहीं बेटा आपको नहीं बता, आपको पहले पड़ी, मतलब इसमें गैप कितना होता है, 35 करोड़ खरब हर्ट्ज, भाई इसकी स्टेट में गैप कितना है, अब दोनों क्या है सॉलिड फेज में है, इसकी स्टेट में गैप कितना है 3.5 10⁻18 हर्ट्ज, और इसकी स्टेट में गैप पता क्या होगा, हालांकि आयरन नहीं है, और आप सोचते हो भाई कि केमिकल स्टेट डिफरेंट होने से न्यूक्लियर स्टेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, गलत, केमिकल स्टेट डिफरेंट होने से न्यूक्लियर स्टेट्स पर असर पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है आपको बताएंगे, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या केमिकल स्टेट बदलने से न्यूक्लियस के अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्सेस बदल जाता है, और अगर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्सेस बदल जाएगा तब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, तो वो न्यूक्लियर स्टेट्स को अफेक्ट करती है। तो मान लिया यहां पर गैप कितना है, यहां तो गैप ये है, तो यहां तो गैप कितना मान लिया 10⁻18, और यहां आप गैप क्या मान लो भाई, बोलो भाई, यहां आप गैप क्या मान लो 10⁻18 हर्ट्ज माइनस 5 करोड़ हर्ट्ज, कितना मान लिया वहां पर 10⁻7 हर्ट्ज। ये मानो भाई कि इसमें मान ले, इस कॉम्प्लेक्स में
गैप कितना कम हो रखा है, केमिकल स्टेट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर गैप कितना कम हो रखा भाई, बताओ कितना, 5 करोड़ हर्ट्ज गैप कम हो रखा है यहाँ पर। अब आपको हो गया भाई कि ये 5 करोड़ हर्ट्ज गैप कम होने से भाई फायदा क्या है, मतलब क्या असर पड़ता है, तो बताओ। अब दोनों सॉलिड फेज में हैं, लेकिन अब फिर से क्या नहीं होगा, हालांकि दोनों क्या हैं सॉलिड फेज में, लेकिन अभी भी क्या नहीं होगा, सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। क्यों भाई, क्योंकि केमिकल स्टेट क्या भाई डिफरेंट। यहाँ गैप कितना है, यहाँ से फोटोन कौन सा एमिट होगा, EN का, वहाँ पर रिक्वायर्ड कौन सा है, EN माइनस 5 करोड़ का। भाई यहाँ से एमिट कौन सा होगा, EN का, लेकिन रिक्वायर्ड क्या वहाँ पर, ये नहीं है आपको। सर जब बताओ सुमित दिनेश पहले पढ़ रहे हैं भाई, वहाँ पर गैप EN माइनस क्या है 5 करोड़ का गैप है। तो अब बताओ भाई, अब होता क्या है, देखो डॉपलर इफेक्ट हर जगह वही नुकसान करता है ना, लेकिन ये एक फायदा करेगा। जब देखो ना अपने, अरे सिनेमा में क्या होता है, वहाँ पर कोई ना कोई भाई जो विलेन के साथ होती है, जो लेडी भाई मूवी में जो कौन होता है, अरे भाई विलेन एंटागनिस्ट जो उसके साथ होती है, वो भाई सारी मूवी में भाई क्या है, वो विलेन के जो भाई बुरे काम हैं उनमें साथ देती है। लेकिन लास्ट में नहीं मरते मरते भाई एक बात भाई हीरो को पता कि मरती है कि तुम्हारी माँ को विलेन ने कहाँ कैद किया है, ऐसे नहीं कोई खबर भाई, है ना। वो सोचते भाई कि भाई लास्ट में एक काम तो अच्छा कर दो कम से कम। तो सिमिलरली भाई जो डॉपलर इफेक्ट है ये भाई हर जगह क्या करता हमको, भाई डॉपलर इफेक्ट हर जगह क्या कर रहा था, नुकसान कर रहा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में डॉपलर इफेक्ट हर जगह क्या कर रहा था, नुकसान, लेकिन एक जगह ये फायदा करेगा। बताओ कहाँ पर, यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर गैप कितना, 10 की पावर 18, यहाँ गैप कितना है माइनस 5 करोड़। अब आप ये बताओ डॉपलर शिफ्ट क्या थी, अब हमको पता भाई, हमको पता क्योंकि न्यूक्लियस अगर रिकॉइल होता है तो डॉपलर शिफ्ट क्या आती है, डेल्टा न्यू क्या होता है, न्यू V/c क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट। तो अगर आपने यहाँ पर क्या पुट किया 3.5 × 10⁻18 और यहाँ पर 100 मीटर पर सेकंड, क्या भाई 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पुट कर दो और ये यहाँ पुट कर दो, समझ गए। तो मैं क्या था मेरा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आया था भाई, इजंट इट, 10 खरब हर्ट्ज क्या था हमारे पास डॉपलर शिफ्ट। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस फोटोन एमिट करते हुए क्या हो जाए, रिकॉइल हो जाए 100 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 10 खरब हर्ट्ज क्या हो जाएगी, 10 खरब हर्ट्ज कम हो जाएगी ना। अरे भाई ±5 लाख की रेंज तो हर एक के साथ रहेगी, अरे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो अब बताओ, आपको पता है कि भाई अगर 100 मीटर पर सेकंड से अब ये आएगा तो 10 की पावर 12 हर्ट्ज क्या आएगा इसका, अरे बोलो भाई। अच्छा बताओ, अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, अरे डॉपलर शिफ्ट किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो अगर मैं वेलोसिटी तो क्या कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी भाई 100 मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या कर दें 10 मिलीमीटर, बोलो भाई 100 मीटर पर सेकंड से पे कम करो, 1 मीटर पर सेकंड करोगे आप। अगर 100 मीटर पर सेकंड पे क्या है डॉपलर शिफ्ट, 100 मीटर पर सेकंड पे डॉपलर शिफ्ट क्या है 10 की पावर 12 हर्ट्ज की। तो 1 मीटर पर सेकंड पे क्या आएगी 10 की पावर 10 हर्ट्ज क्या आएगी भाई, 10 की पावर 10 हर्ट्ज, नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। और ये बताओ भाई 100 मीटर का, अरे भाई नहीं आएगा आपको, और 1 सेंटीमीटर में बताइए, अच्छा और 0.01 मीटर में, 0.01 मीटर पर सेकंड में क्या आएगा हमारे पास 10 की पावर 8 हर्ट्ज। बस सिंपल सी बात है, अगर 100 मीटर से रिकॉइल होने पर क्या आता है 10 की पावर 12, तो भाई 0.01 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल होने पर क्या आएगा, तो फिर कम करो आप भाई 10 की पावर 8 और भाई अच्छा 0.1 मीटर क्या होता है, 0.01 मीटर क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर क्या भाई, अरे भाई 0.01 मीटर पर सेकंड से
10 की पावर 8 हट जाएगा ना, तो 10 सेंटीमीटर से आएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर ये तो होता है, और 1 सेंटीमीटर का होता है 10 मिलीमीटर। तुम क्या बोलेंगे 10 mm, तुम क्या बोलेंगे 0.01 मीटर हो, या 1 सेंटीमीटर हो, या 10 मिलीमीटर हो। तो बताओ कितनी शिफ्ट आई हमारे पास, 10 की पावर 8 यानी 10 करोड़ की। क्या भाई तुम क्या बोलेंगे 10 mm से क्या शिफ्ट आई है, 10 करोड़ की। 1 mm से क्या आएगी हमारे पास, 1 करोड़ की। क्या आएगी भाई 10 करोड़ से, अरे भाई 10 mm पर सेकंड से, 10 mm पर सेकंड से रिकॉइल होने पर शिफ्ट क्या आएगी 10 करोड़ की। तो 1 mm पर सेकंड से रिकॉइल होने पर क्या आएगी, आप कहोगे 1 mm पर सेकंड से रिकॉइल करवाए कौन उसको, बोलो। और 5 mm से, अगर 1 mm से क्या आती है 1 करोड़, तो 5 mm से क्या आएगी शिवम, अगर 1 mm से 1 करोड़ की शिफ्ट आती है तो 5 mm से, अब यहां पर गैप कितना है EN माइनस 5 करोड़, अभी यहां पर गैप कितना है EN माइनस 5 करोड़ का गैप होगा। तो अब एक काम करो ना भाई, अब क्योंकि इस डॉपलर शिफ्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप एक काम करो, आप एक रखो कन्वेयर बेल्ट। भाई आप यहां पर क्या जोड़ दो तो भैया कन्वेयर बेल्ट। अरे पहले ऐसे टेप रिकॉर्डर आया करते, पता होगा ना आपको भाई, ठीक है। आप सभी का भाई कोई ना कोई अंकल ऐसे जरूर होंगे, है ना, जो उस वक्त भाई अपने उस टैप में भाई अरे कैसेट वगैरह सुनते होंगे, पता हो ना भाई। हम सभी का भाई ऐसा एक भाई क्या बोलते एक अंकल जरूर होता है जो म्यूजिक का शौकीन होता था, है ना भाई, जो कैसेट वगैरह खरीद के लेके आया करता, इजंट इट। तो भाई आप ही मानो ये कन्वेयर बेल्ट, क्या कन्वेयर बेल्ट। आप यहां पर एक काम करो, जो सोर्स आप यहां रख दो, कहां पर भाई सोर्स को आप यहां रख दो भाई, और यहां बताओ क्या हमारे पास सैंपल, और ये क्या है सोर्स। और इस कन्वेयर बेल्ट को कि आपको मान लो भाई यहां पर गैप कितना हो रखा है EN माइनस 5 करोड़ है ना, तो आप यहां पर आर्टिफिशियल क्या बना लो डॉपलर इफेक्ट। क्या भाई यहां पर गैप कितना कम हो रखा है EN माइनस 5 करोड़ का, तो हमको भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम करनी है 5 करोड़। तो क्या करो आप इसको बताओ, क्या करो इसको, आप इस कन्वेयर बेल्ट को ऑन कर दो, तो ये ऐसे उल्टी चलने लगेगी ना भाई। क्या ये बेल्ट ऐसे उल्टी, इस बेल्ट को उल्टा चला दो भाई कन्वेयर बेल्ट को, अरे इसको एक मोटर यहां पर एक मोटर लगा दो। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये जो व्हील है, इस व्हील के साथ क्या लगा भाई, इस व्हील के साथ लगा के एक पुली, और एक क्या लगा दो एक मोटर लगा दो भाई, समझ गए बात। और मोटर को भाई अरे उसमें करंट कम ज़्यादा करके आप स्पीड क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और फास्ट तेज, स्लो फास्ट, इजंट इट। तो क्या है हमारे पास, तो आप इसको अगर आप इसको 1 mm पर सेकंड से अवे मूव करवाओगे, तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी EN माइनस 1 करोड़। 2 mm पर सेकंड से मूव करवाया तो 3 mm, 4 mm, तो सिंपल सी बात है, आप इसको 5 mm पर सेकंड से मूव करवा दो, तो ये इसको चाहिए क्या, तो केमिकल स्टेट डिफरेंट होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 करोड़ चाहिए इसको भाई। ये एमिट कौन सा कर रहा है EN की, लेकिन अगर मैं इसको कन्वेयर बेल्ट पे रख के और 1 mm पर सेकंड से 5 mm पर सेकंड से ऐसे चला दें बेल्ट को, तो भाई जो इससे फोटोन निकलेंगे इससे क्या लगेंगे, ओहो EN माइनस 5 करोड़ के फोटोन आगे साइड खा लो, नहीं बात आपको पहले पड़े भाई। तो क्या यहाँ पर भाई, क्या यहाँ पर इन फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन फिर होगा नहीं होगा, आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई कि अच्छा अगर मान ली यहाँ पर गैप क्या रखा होता 3 करोड़ का होता, तुम क्या बोलते 3 mm पर सेकंड से भाई। अच्छा गैप यहाँ पर 5 mm पर सेकंड से बढ़ रखा होता तो भाई 5 करोड़ से, अगर मैं बोलता यहाँ पर गैप क्या है EN प्लस 5 करोड़ है, तब आपने क्या करना पड़ता, आपने भाई 5 mm पर सेकंड से टुवर्ड्स मूव करना पड़ता है इसको, इजंट इट। तब जाके यहाँ पर क्या होता है सबसीक्वेंट रीएब्जॉर्प्शन। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो भाई मेरे ख्याल से कोई इसका आइडिया हो गया, ठीक है बात। लेकिन आपको हो गया अब भाई अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है,
अब अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग क्या होती है? केमिकल शिफ्ट। अरे भाई अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग क्या होती हैं? केमिकल शिफ्ट, इजंट इट? सॉरी, अलग अलग कंपाउंड। अच्छा बता क्यों भाई, तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा, ये कमाल की बात है। औरों में सिग्नल कैसे आए थे? बोलो भाई, औरों में एक्स एक्सिस पे क्या होता बताओ भाई? तो इसमें होता क्या भाई, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? सैंपल। ये हमारे पास क्या है भाई? सैंपल। और ये हमारे पास क्या है? डिटेक्टर। ठीक है भाई, डिटेक्टर। और यहां बताओ हमारे पास क्या है? सोर्स। क्या भाई? सोर्स। तो आपको पता है अगर गामा फोटोन पार निकल गए, बोलो भाई अगर ये सैंपल में से क्या हो गई, ये पार निकल गए तो एब्जॉर्ब नहीं हुए। और भाई अगर पार नहीं निकल तो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो गए भाई। अगर थोड़े पार निकल पाए तो क्या एब्जॉर्ब होगी ना? नहीं समझे बात? अरे भाई जितने गामा फोटोन, तो जब आप ये बताओ, अगर आप इसके ऊपर, अगर ये इसमें गैप कितना हो रखा है? EN-5 करोड़। तो अगर आप EN-2 करोड़ की रेंज डालोगे, कौन सी भाई? अगर आप यहाँ पर EN-2 करोड़ की रेंज डालोगे भाई, तो क्या वो एब्जॉर्ब होगी? बताओ, नहीं ना। लेकिन EN-5 करोड़ यहाँ पर भी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी ना। तो आपको ऐसा सिग्नल देखने को मिलेगा ऐसा। और कहाँ पर बताओ भाई? भाई यहाँ पर एक्स एक्सिस तो क्या होगा? मिलीमीटर पर सेकंड। क्या आएगा? मिलीमीटर पर सेकंड। तो कहाँ पर आएगा ये? -5 पे। ध्यान रखो भाई यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता क्या होता बताओ? यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता भाई? वेलोसिटी वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होता है भाई? वेलोसिटी स्केल पे होता है, न कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ स्केल। नहीं है क्या आपको? और बोलो भाई। ओके, आसान है मुश्किल ये? ठीक है बात। अच्छा बताओ मुझे आप, लेकिन भाई अलग अलग कंपाउंड में ये गैप क्या रखा होता है? अलग अलग। भाई अलग अलग कंपाउंड में गैप क्या रखा होता है? ये अलग अलग कम रखा होता है। तो हमें क्या पता भाई कोई कंपाउंड कितने मिलीमीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स या अवे मूव करवाने पर एब्जॉर्ब करेगा? तो हम क्या करते हैं बताइए भाई, हम ये हमारे पास कोई स्क्रू है, ठीक है, और भाई यहाँ पर आपने कोबाल्ट पेंट कर दिया। कोबाल्ट, अरे रेडियोएक्टिव कोबाल्ट। उसके बाद इसको आपने कहाँ सेट कर दिया? एक सोलेनाइड में। अरे भाई नहीं बता आपको, पहले पड़ी। और इसको आपने किससे जोड़ दिया? एक ऑसिलेटर से। किससे भाई? ऑसिलेटर से। तो आप ये बताओ, तो ये देखा गया है कि ज़्यादातर कंपाउंड में, बोलो भाई, गैप किस रेंज में होता पता आपको? ±10 करोड़। क्या भाई? ज़्यादातर कंपाउंड्स में गैप कितना होता है? ±10 करोड़ तक सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं सोर्स को ±10 mm की वेलोसिटी प्रोवाइड कर पाऊँ, मैं ±10 mm और उनके बीच की सारी वेलोसिटी प्रोवाइड कर पाऊँ, तो ऑलमोस्ट हर एक कंपाउंड एब्जॉर्ब कर जाएगा ना। तो क्या करते हैं भाई, ये सोर्स है और यहाँ क्या रखूँ? सैंपल। और यहाँ क्या रखूँ? डिटेक्टर। बताओ फिर क्या करते हैं? जैसे आप इसको ऑन करोगे तो भाई क्या ये सोर्स ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा भाई? ऑसिलेट। अरे बोलो भाई। और ये मानो टुवर्ड्स जाते हुए, बोलो भाई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। और भाई यहाँ पर क्या होगी? 10 mm पर सेकंड टुवर्ड्स। यहाँ क्या होगी बताओ फिर? 0। फिर अब आते हुए फिर क्या होगी यहाँ पर भाई? 0। यहाँ पर क्या होगी? -10 mm पर सेकंड। अरे फास्टेस्ट वेलोसिटी कब होगी इसकी? जब ये सेंटर में होगा और जब ये एक्सट्रीम पे होगा, तब इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी? 0 होगी ना भाई, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, आपने अगर इसको सॉलिड को आपने ऑन कर दिया, तो भाई क्या ये +10 mm पर सेकंड से लेके -10 mm पर सेकंड की वेलोसिटी इसको सारी मिल जाएगी भाई? जब इसकी ऑसिलेशन होती है तो ये एक वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या स्लो, फास्ट होता मैक्सिमम वेलोसिटी, स्लो होता भाई स्लोवेस्ट। तो जैसे उसे ऑसिलेट करेगा तो इसके पास 0 mm पर सेकंड से लेके 10 mm पर सेकंड तक की टुवर्ड्स वाली और अवे वाली सारी वेलोसिटीज होती है। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी? यानी ये ऐसे ऑसिलेट करते हुए कौन सी रेंज एमिट करेगा बताओ? EN+10 करोड़ से लेके EN-10 करोड़ तक की फुल रेंज क्या करेगा? ये एमिट करेगा।
लेकिन क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बहुत थोड़े समय के लिए एमिट करता है, तो आपने इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़े ज़्यादा समय के लिए आपने इसको ऑन रखना पड़ेगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। और आपको तो क्या मिल जाएगा, सिग्नल। नहीं आएगा आपको भाई? भाई क्यों कह रहे? मान लिया आपका कंपाउंड कब एब्जॉर्ब करता है, 2 mm पर सेकेंड टुवर्ड्स। तो भाई जब ये यहाँ पर है, अभी 0 है, तो टुवर्ड्स होते हुए 2 mm पर सेकेंड एक बार तो आएगी ना यहाँ पर, फिर क्या होगी 10, फिर क्या होगी यहाँ पर? अरे भाई यहाँ पर है, अभी कितना है 0, अभी कितना है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो 2 वेलोसिटी सिर्फ एक बारी टुवर्ड जाते हुए 2 बार आती बस। तो उसी टाइम पे एमिट होने वाले फोटोन्स क्या इसके लिए काम के, बाकी फोटोन्स काम के नहीं है। नहीं है क्या आपको? तो थोड़ी देर इसको भाई ऑन रखो और आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। आ गया आपको ये? ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।